सामाजिक स्तरीकरण। ठीक, तो सामाजिक स्तरीकरण में जब भी हम स्तरीकरण को देखते हैं तो सदरलैंड और मैक्सवेल की डेफिनेशन हमारे सामने आती है। तो ये कहते हैं कि एक प्रोसेस का डिफ्रेंशिएशन का यानी कि विभेदीकरण का एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि कुछ लोग हायर होते हैं और कुछ लोग लोअर होते हैं। ठीक है, यानी कि हायरार्की पाई जाती है। दो चीज़ें हमको डेफिनेशन से देखने को मिली, एक तो डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन यानी कि विभेदीकरण, और दूसरा हायरार्की यानी कि पदानुक्रम। ठीक है, यानी कि पहली चीज, और जो डिफ्रेंशिएशन अगर हम जब बात करते हैं तो डिफ्रेंशिएशन हर सोसाइटी में पाया जाता है, चाहे हो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ की बात करें। हाँ जी। सर, हाँ। मेरी आवाज़ आ रही है अब? हाँ, अभी आवाज़ आ रही। ओके। ठीक है, जब भी हम डिफ्रेंशिएशन की बात करते हैं मतलब हम विभेदीकरण की बात करते हैं, तो प्रत्येक सोसाइटी में चाहे वो प्रिमिटिव सोसाइटीज़ हो या फिर एडवांस सोसाइटीज़ हो, सभी में डिफ्रेंशिएशन पाया जाता है। जब अगर हम मार्क्स के टर्म में जाएं, जब मार्क्स ये बात कर रहे थे कि जो प्रिमिटिव कम्युनिज्म है वहाँ पर कोई भी स्ट्रेटिफिकेशन नहीं होता है, कोई भी स्तरीकरण नहीं होता है, सारे लोग समान होते हैं। ठीक है, लेकिन तब भी वहाँ पर क्या पाया जाता है, डिफ्रेंशिएशन, यानी कि जैसे मैन और वुमेन दो ग्रुप है ना, तो इनमें कुछ ना कुछ डिफ्रेंशिएशन पाया जाता है। लेकिन जब सोसाइटी इन डिफरेंसेस के आधार पे लोगों को रैंक करना शुरू कर दे हायरार्की पे, तो तब यो स्ट्रेटिफिकेशन बन जाता है। इसके चार सब प्रोसेस होते हैं जो कि आपको सीधे तौर पे याद करने हैं, क्योंकि इसलिए याद करने हैं क्योंकि ये आते हैं आपके जो हमारे सीक्वेंस वाले क्वेश्चन होते हैं उस पर आते हैं। ठीक है, पहले क्या आता है उसके बाद क्या आता है। सबसे पहले हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। ठीक है, सोसाइटी में जो भी लोग हैं, जो भी सोसाइटी के इंडिविजुअल्स हैं, उनमें डिफ्रेंशिएशन हम करते हैं। दूसरा इवैल्यूएशन करते हैं कि अच्छा हम किसको ऊपर रखेंगे, किसको नीचे रखेंगे, किस पे बेस पे, सुपियोरिटी के बेस पे, इन्फियोरिटी के बेस पे। ठीक है, या फिर इंडिया पे हम देखें तो किस तरीके से कास्ट सिस्टम पे हम देखते हैं, या फिर अगर हम रेसिज्म के टर्म्स में देखें तो कौन सी स्किन किसकी कैसी है, किसकी वाइट और नॉन वाइट में। तो दूसरी तरफ क्या किया जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है। ठीक है, तीसरी चीज़ की जाती है रैंकिंग की जाती है कि अब यहाँ पर ब्राह्मण सबसे ऊपर आएंगे, उसके नीचे क्षत्रिय आएंगे, तो इस तरीके से रैंकिंग दी जाती है। और अगला है रिवॉर्डिंग। रिवॉर्ड किया जाता है सोसाइटी के द्वारा पर्टिकुलर स्टेटा के लोगों को, जैसे कि ब्राह्मण्स को अगर हम कास्ट सिस्टम में सबसे ज़्यादा रिवॉर्ड दिया जाता है, उसके बाद उसके नीचे के जो भी और है उनको रिवॉर्ड दिए जाते हैं। ठीक है, स्ट्रेटा जो होते हैं, स्ट्रेटिफिकेशन में हम जो स्तर होते हैं या तो क्लोज हो सकते हैं या फिर ओपन हो सकते हैं। जब भी हम क्लोज स्ट्रेटा की बात करेंगे तो इसका मतलब है कि वहाँ पर मोबिलिटी बिल्कुल पॉसिबल नहीं होती है, यानी कि जहाँ पर गतिशीलता संभव ना हो, ऐसे स्ट्रेटा को, ऐसे स्तरों को हम क्लोज कहते हैं। और जहाँ पर मोबिलिटी संभव होती है उसे हम ओपन स्ट्रेटा बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के रूप में जब भी हम कास्ट का एग्जाम्पल लेंगे तो कास्ट क्या है, एक क्लोज्ड है। ठीक है, क्लोज्ड के रूप में हम कास्ट लेंगे। और जब भी हम ओपन की बात करेंगे जहाँ पर कि मोबिलिटी पॉसिबल है, तो वो होगी हमारी क्लास का, अगर हम एग्जाम्पल लेना चाहें। यानी कि जैसे अगर आप अभी लोअर क्लास में हो तो आप मेहनत करके संसाधनों को अपना के आप अब मिडिल क्लास में जा सकते हो। लेकिन अगर आप अभी लोअर क्लास कास्ट में हो, जब भी हम कास्ट जाति की बात करेंगे तो आप अपर कास्ट में नहीं जा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है ये, इसका कहते हैं ग्राफिकल इमेजिनेशन। पहले डिफ्रेंशिएशन होता है, उसके बाद इवैल्यूएशन, थर्ड में रैंकिंग और फोर्थ रिवॉर्डिंग। इसी तरीके से इनको याद करना है कि फर्स्ट में क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन, उसके बाद दूसरे में इवैल्यूएशन, थर्ड पे हो जा रहा है हमारा रैंकिंग, और चौथे में हो जाएगा रिवॉर्डिंग, DERR करके। ठीक है, DERR। इस तरीके से हमारा क्या है, स्ट्रेटिफिकेशन की प्रोसेस होती है। आगे जब हम देखेंगे तो एक नाम हमारे सामने आएगा, स्ट्रेटिफिकेशन को चार तरीके से किसने डिवाइड किया है, तो ये है TB बोटमोर का नाम याद रखना। और इन्होंने कौन कौन से चार ग्रुप या फिर चार फॉर्म्स बताए हैं स्ट्रेटिफिकेशन के, तो वो भी याद करने हैं क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये हैं स्लेवरी, स्टेट, कास्ट और क्लास। ठीक है, स्लेवरी सिस्टम कहाँ पे होता था, 500 BC से 600 BC पे यूरोप और अन्य देशों पे होता था। ठीक है, जहाँ पर कि हमको सोसाइटी के दो पार्ट दिखते थे, एक तो स्लेव्स और दूसरे जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं। ठीक है, स्लेव के पास कोई भी राइट्स नहीं होते थे, उनका जो जीवन था नरकी एक तरीके से जीवन था। ठीक है, उनको कोई भी लीगली रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था। स्टेट सिस्टम में जैसे कि हमने फ्रेंच सोसाइटी जब देखी थी तो उसमें हमने 3 स्टेट देखे थे, कौन कौन से, जब भी हमने बात की क्लर्जी, नोबेलिटी और कॉमनर्स की। तो यहाँ पर स्टेट सिस्टम में क्या था कि स्टेट्स में सोसाइटी बटी हुई थी, स्टेटा में सोसाइटी बटी हुई थी। जो क्लर्जी और जो हमारे नोबिलिटी थे, अगर हम सिर्फ यहाँ पर जो स्टेट सिस्टम है सिर्फ फ्रांस में ही नहीं, इंग्लैंड में भी और भी यूरोपीय देशों में पाया जाता था, लेकिन हम यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए फ्रेंच सोसाइटी ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता था, जो क्लर्जी और जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे या फिर जो राजा थे, उनके पास सारे उत्पादन के साधन थे, सारा कुछ उनके पास था। ठीक है, और जो कॉमनर्स थे उनका हमेशा शोषण किया था। तो इस तरीके से हमने स्टेट के रूप में बांटा।
कास्ट जो कि इंडिया पे पाई जाती है, सबसे यूनिक केस है इंडिया का, जहाँ पर कि हमको देखने को, हालांकि कास्ट और देशों में भी कुछ हद तक हमको देखने को मिलती है, लेकिन अगर एक इंडिया के यूनिक फीचर के रूप में देखें तो कास्ट हमको नजर आएगी। कास्ट में हम डिवाइड करते हैं अलग ग्रुप्स को, किसके बेस पे, ऑक्यूपेशन के बेस पे, स्टेटस के बेस पे, राइट्स के अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे कि अलग अलग जातियों के अलग अलग क्या होते हैं, ऑक्यूपेशन होते हैं, अलग अलग क्या कहते हैं, वो काम करते हैं। उसके अलावा कुछ उनकी ड्यूटीज़ होती हैं, कुछ ऑब्लिगेशंस होते हैं, कुछ वो कार्य कर सकते हैं, कुछ वो काम नहीं कर सकते हैं, मैरिज के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग रूल्स हमको देखने को मिलते हैं। इसके बाद है सोशल क्लास के बारे में, यानी कि वर्ग के बारे में। तो वर्ग के बारे में हमको अलग अलग जो हमारे सोशल थ्योरिस्ट हैं उनके माध्यम से देखने को मिलता है। और ये मेन अगर क्लास की बात करें तो इकोनॉमिक फैक्टर हमारे मेन होते हैं, जैसे कि हमको मार्क्स ने बात की है, लेकिन इसमें ट्रिपटाइड मॉडल की जो बात करते हैं वो बात करते हैं मैक्स वेबर, ठीक है। तो इस तरीके के 4 तरीके के हमारे जो क्लासिफिकेशन किया गया है सोशल स्ट्रेटिफिकेशन में, वो किया गया है टी.बी. बॉटमोर के द्वारा, जो कि है स्लेवरी, स्टेट, कास्ट और क्लास। यहाँ तक क्लियर? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट आता है इनइक्वालिटी और इक्वालिटी, यानी कि असमानता और समानता, ठीक है। जी.डी. बर्मन एक हमारे थिंकर हैं, उन्होंने बोला है दैट आउट ऑफ डिफरेंशिएशन प्रोसेस विच इज़ नेचुरल एंड यूनिवर्सल। तो जब भी हम डिफरेंशिएशन की बात करते हैं तो ये एक बड़ा ही नेचुरल प्रोसेस है और यूनिवर्सल प्रोसेस, यानी कि सारे समाजों में डिफरेंशिएशन को देखने को मिलता है, चाहे वो किसी भी बेस पे हो, चाहे वो एज के बेस पे हो, चाहे वो जेंडर के बेस पे हो। तो ये जो हमारा बेसिक एक डिफरेंशिएशन है वो हर सोसाइटी में हमको देखने को मिलता है। लेकिन जब हम इसमें क्या जोड़ दें, जब ये बात हो कि कुछ लोगों के पास जो सोशल रिसोर्सेज हैं वो ज़्यादा हैं और कुछ लोगों के पास कम है, यानी कि अनइक्वल सोशल रिसोर्सेज जब लोगों के पास हो जाएंगे तो ये बन जाएगी सोशल इनइक्वालिटी, यानी कि सामाजिक असमानता। और क्या क्या ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, तो ये हो सकता है मनी के बेसिस पे, प्रॉपर्टी के बेसिस पे, एजुकेशन, हेल्थ, पावर, ये सारी चीज़ें, ठीक। अब इसमें एक और हमारे थिंकर है जिन्होंने कैपिटल जो हम वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, यानी कि पूंजी, तो पूंजी को 4 तरीके से डिवाइड करने का काम किया है। जब मार्क्स के हम टर्म में देखेंगे तो मार्क्स केवल एक आर्थिक पूंजी की बात करते हैं, इकोनॉमिक कैपिटल की बात करते हैं, लेकिन पियरे बोर्दियो 4 तरीके की पूंजी की बात करते हैं, 4 तरीके कैपिटल की बात करते हैं, जो कि इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल और सिंबॉलिक, ठीक है। ये होती क्या क्या है, इस पर क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमिक पूंजी जब भी हम बात करेंगे, इकोनॉमिक कैपिटल की बात करेंगे तो यहाँ पर मटेरियल एसेट और इनकम की हम बात करेंगे। कल्चर कैपिटल की बात करेंगे तो किस प्रकार से आपकी एजुकेशन किस प्रकार से हुई है, आपका सोसाइटी में स्टेटस क्या है, तो वो आपकी है कल्चर कैपिटल। सोशल कैपिटल जो भी है कि आपके नेटवर्क कितने हैं, कितने आपके कॉन्टैक्ट हैं, सोशल एसोसिएशन किस प्रकार से हैं, तो वो है सोशल कैपिटल। सिंबॉलिक कैपिटल में आपका सोशल स्टेटस किस प्रकार से है और आपकी रेपुटेशन किस तरीके से है। तो इस तरीके से हमारी कैपिटल 4 तरीके से डिवाइड करने का काम किया है, किसने, पियरे बोर्दियो ने। और ये भी नाम याद रखना है कि कौन कौन सी उन्होंने कैपिटल बताई हैं, जो कि है इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल एंड सिंबॉलिक, ठीक है। यहाँ तक आप नोट भी कर रहे होंगे आई थिंक। यस सर। ठीक है। नेक्स्ट है सोशल कैपिटल का जो आइडिया है किसने दिया था, पियरे बोर्दियो के हम मानते हैं, लेकिन सबसे पहले जो इसका आइडिया दिया था वो उनका नाम था जेम्स कोलमैन, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं बहुत सारे फैक्टर्स आपने देखे भी होंगे एग्जाम में कि सबसे पहले सोशल कैपिटल के बारे में किसने बताया, या फिर पियरे बोर्दियो ने कितने टाइप के कैपिटल के बारे में बताया है। तो ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन एक लाइन में आपको याद करने, ठीक है। और अलग अलग टाइप के हमारे जो कैपिटल हैं वो भी पाए जा सकते हैं, जैसे कि अब एक और चीज़ याद रखना कि जो भी ये इकोनॉमिक कैपिटल, कल्चरल कैपिटल, सोशल कैपिटल और सिंबॉलिक कैपिटल की बुर्दो बात करते हैं, तो ये एक के कारण दूसरी भी इंटर रिलेटेड हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पे आपके पास बहुत सारा पैसा है, ठीक है, आपके पास बहुत सारा धन है, तो आपकी इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी इकोनॉमिक कैपिटल बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। अब जब आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आपके पास कुछ सोशल कनेक्शंस भी होंगे, आपके पास नेटवर्क्स भी होंगे, ठीक है, लोगों के साथ किस तरह से आप जुड़ रहे हो, तो आपके सोशल कैपिटल भी ज़्यादा होगी, ठीक। अब आपके पास सोशल कैपिटल ज़्यादा है, इकोनॉमिक कैपिटल भी ज़्यादा है, तो इसके बाद आपकी एक अच्छी रेपुटेशन भी समाज में बन जाती है। अगर आप अच्छे काम करते हो आपका अच्छा स्टेटस भी बन जाता है, इसका मतलब आपके पास एक सिंबॉलिक कैपिटल भी है। इसके बाद अगर आप अच्छी शिक्षा भी ले लेते हो तो आपकी कल्चर कैपिटल भी बढ़ जाती है। तो इस तरीके से लेकिन मेन में बेसिस पे हमको देखने को मिलता है कि इकोनॉमिक कैपिटल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमको देखने को मिलती है, ठीक है। अब है इनइक्वालिटी अलग अलग हमारी चीज़ों में हो सकती है, किस तरीके से इनइक्वालिटी हो सकती है, कहाँ कहाँ इनइक्वालिटी हो सकती है, ठीक है। तो ये किस बेसिस पे हो सकती है कि आपको अलग अलग पावर किस प्रकार से आपकी है, ठीक है, किस प्रकार से आपकी प्रिविलेज आपको किस तरीके से मिल सकती है, ठीक है। इनइक्वालिटी रिफरिंग टू डिफरेंस ऑफ एज, हेल्थ, बॉडीली स्ट्रेंथ, मेंटल एबिलिटीज़ एंड सेकंड हमारी हो सकती है पॉलिटिकल इक्वालिटी, मोरल इनइक्वालिटी, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। इसके बाद जब इनइक्वालिटी रिप्रेसिव बन जाती है, जबकि इनको रिजिडली इन्फोर्स किया जाता है, जैसे कि कास्ट, स्लेवरी और बॉन्डेज में, ठीक है, जहाँ पर कास्ट में अगर एक ग्रुप को आप मौके ही ना दो, एक सोशल ग्रुप को आप मौके ही ना दो, तो फिर हम वहाँ पर देखने को मिलती है कि एक वो अनइक्वल रिसोर्सेज हमको देखने को मिलते हैं, या फिर स्लेवरी में या फिर बॉन्डेज में, ठीक है।
एक और यहाँ पर है डिपेंडेंसी जो थ्योरी आती है, ठीक है, वो कहाँ से आती है, मार्क्सिस्ट थ्योरी से आती है, ठीक है। डिपेंडेंसी थ्योरी के बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे कि क्या ये होती है। मार्क्सिस्ट की जब भी हम बात करेंगे तो इनके लिए जो इनइक्वालिटी आती है वो फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन किसके बाद, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके बाद अधिक है, किसके बाद उत्पादन के साधन है और किसके बाद उत्पादन के साधन नहीं है। तो इसी आधार पर हम क्या देखते हैं, इनइक्वालिटी को देखते हैं, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, ठीक है। फंक्शनलिस्ट ऑन द अदर हैंड, जब भी हम फंक्शनलिज्म की बात करते हैं, प्रकार्यवाद की हम बात करते हैं, हमने बहुत सारे प्रकार्यवाद के बारे में लेक्चर देखे हैं और उनके थिंकर्स भी देखे हैं जैसे कि मैल्डरखाइम। तो प्रकार्यवाद के बारे में जब भी हम बात करेंगे तो प्रकार्यवादी ये कहते हैं कि जो भी इनइक्वालिटी है वो कुछ न कुछ हद तक सोसाइटी के लिए फंक्शनल होती है, ठीक है। विल्किंसन और पिकेट का एक वर्क है, ठीक है, जिनका द स्पिरिट लेवल वाई मोर इक्वल सोसाइटीज ऑलमोस्ट ऑलवेज डू बेटर 2010 पे आई थी। उन्होंने ये कहा है कि अकॉर्डिंग टू देम इनइक्वालिटी इन सोसाइटी इज नॉट ओनली हार्मफुल फॉर, तो इनइक्वालिटी जो होती है, असमानता जो होती है, न केवल एक इंडिविजुअल के लिए हार्मफुल है बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए भी एक डिसफंक्शन होने का कार्य करती है, ठीक है। और ये याद करना है कि विल्किंसन एंड पिकेट द स्पिरिट लेवल वाई मोर इक्वल सोसाइटी इज ऑलवेज डू बेटर 2010। इसके बाद गॉरेन थॉर्बॉन है द किलिंग फील्ड्स ऑफ इनइक्वालिटी 2015, ये लिखते हैं कि इनइक्वालिटीज़ आर प्रोड्यूस्ड, तो जो इनइक्वालिटीज़ होती हैं, असमानताएं होती हैं, जो सोसाइटी के पहुँचे हुए लोग हैं या फिर सोसाइटी के ऐसे इंडिविजुअल जो कि चाहते हैं कि हमेशा इनइक्वालिटी हो, तो वो क्या करते हैं, सस्टेन करते हैं इनइक्वालिटी को एक सिस्टमेटिक तरीके से, ताकि हमेशा से हमेशा क्या बना रहे, इनइक्वालिटी, असमानता बनी रहे। तो जब असमानता बनेगी तभी वो अपनी पावर को ड्राइव कर पाएंगे, तभी क्या करें, किसी दूसरे पर रूल कर पाएंगे, ठीक है। तो ये भी याद रखना है किसका, गॉरेन थॉर्बॉन का, द किलिंग फील्ड्स ऑफ इनइक्वालिटी 2015। इनइक्वालिटीज आर प्रोड्यूस एंड सस्टेन सोशली बाय सिस्टमैटिक अरेंजमेंट प्रोसेस एंड डिस्ट्रीब्यूटिव एक्शंस इंडिविजुअल एज वेल एज कलेक्टिव, तो इंडिविजुअल्स के द्वारा भी ऐसा किया जाता है और कलेक्टिवली एक ग्रुप के द्वारा भी ऐसा किया जाता है। आगे देखते हैं, यहाँ तक नोट किया, जी सर। ठीक है। अब दूसरी चीज़ है, इनइक्वालिटी की तो हमने बात कर ली, दूसरी चीज़ हमारी आती है इक्वालिटी, यानी कि क्या होता है, समानता। समानता क्या होती है और कहते हैं असमानता क्या होती है। इनइक्वालिटी अगर है, असमानता अगर है, तो उसे कैसे दूर किया जा सकता है, तो उसको दूर किया जा सकता है हम, जैसे अगर हम इंडिया पर करें तो इंडिया पे दूर करने का जो प्रयास किया जाता है, जो हमारी PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन जो सिस्टम है, यानी कि राशन की दुकानें हैं, वहाँ पर सस्ती दरों में राशन प्रोवाइड करके जो कि अंडर प्रिविलेज लोग हैं या फिर जो पॉवर्टी में लोग हैं, जिनके पास अनइक्वल रिसोर्सेस हैं, उनको क्या किया जाए, PDS शॉप्स के माध्यम से क्या किया जाए, सस्ते राशन दिए जाए, लोन्स उनको दिए जाए, सब्सिडीज़ दी जाए अलग अलग चीज़ों में, ठीक है, और फ्री एजुकेशन या फिर चीपर मेडिसिन दिए जाए, ताकि हम इनइक्वालिटी को क्या करें, दूर कर सकें। अब इसमें एक क्वेश्चन आ चुका है कि जब भी हम बात करते हैं कि इनइक्वालिटी किसी भी सोशल सिस्टम में कितनी है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को नापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो जीनी कोफिशिएंट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये फैक्ट में याद रखिए कि जो जीनी कोफिशिएंट है उसका प्रयोग किया जाता है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को मापने के लिए, ठीक, यहाँ तक याद रखिए, ओके सर। ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन आया था कि जो यहाँ पर शायद कहीं पे लिखा होगा या नहीं लिखा है तो आगे की स्लाइड्स में कहीं होगा कि वर्ल्ड पे जो किसको हम पुअर मानते हैं, ठीक है, तो जो $1.25 से कम कमाते हैं, ठीक है, पर डे, तो उनको हम पुअर मानते हैं, ठीक। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है, तो उनको हम पुअर मानते हैं जो कि $1.25 से कम कमाते हैं। नेक्स्ट है पीटर सॉन्डर्स इक्वालिटी पे, इक्वालिटी किस तरीके से होनी चाहिए, समानता किस तरीके से होनी चाहिए। तो इस तरीके का क्वेश्चन किसी एग्जाम्स में आ चुका है कि जो भी सोशियोलॉजी का ऑब्जेक्टिव टाइप्स एग्जाम्स है उसमें, तो उसमें है कि इक्वालिटी हमको 3 तरीके से इक्वालिटी चाहिए। एक तो फॉर्मल या फिर लीगल इक्वालिटी, यानी कि लीगली सभी लोग क्या हों, समान हों, जैसे कि भारतीय संविधान देता है। दूसरा है इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि सभी को समान अवसर दिए जाएं। और थर्ड है इक्वालिटी ऑफ आउटकम, ठीक है। ये थोड़ा सा मार्क्सिस्ट आइडिया है, यहाँ पर ये बात की जाती है कि जो आउटकम होगा, ठीक है, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे एक क्या थे जो इंजीनियर है, डॉक्टर है या फिर एक सफाई कर्मचारी है, उनको जो आउटकम मिलेगा वो सेम मिलेगा, ठीक है, यानी कि इगलिटेरियन सोसाइटी की यहाँ पर बात की जाती है, ठीक। चाहे आप कुछ भी काम कर रहे हो, कुछ भी एफर्ट डाल रहे हो, लेकिन जो आपका आउटकम होगा वो सेम होगा, ठीक। यहाँ तक समझ में आ गया? जी सर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक तो आप बता सकते हैं। ये नोट भी कर रहे होंगे ना, जो मेन चीजें हैं एक एक लाइन में याद करनी है, वो नोट करनी है, ठीक है, बहुत ज्यादा नोट नहीं करनी है। सर एक बार दोबारा से बता दीजिए, मैं अभी ज्वाइन हुई ना।
ठीक है। तो पीटर सॉन्डर्स ने इक्वालिटी यानी कि समानता को के 3 डायमेंशंस बताए हैं, 3 करेक्टरिस्टिक्स बताए हैं। पहली है फॉर्मल या फिर लीगल इक्वालिटी, यानी कि वैधानिक रूप से हम क्या हों, सब समान हों। ठीक, जैसे कि भारतीय, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, भारतीय संविधान की बात करें, तो भारतीय संविधान क्या देता है कि सबको एक लीगल राइट देता है कि सभी लोग समान हैं। दूसरा इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि सभी को समान अवसर मिले, ठीक है, समाज में सभी को समान अवसर मिले। और तीसरा है इक्वालिटी ऑफ आउटकम, जो कि हम इक्वालिटेरियन सोसाइटीज़ की बात कर रहे हैं। एक मार्क्सिस्ट आइडिया हमको देखने को मिल रहा है, जहाँ पर कि आप चाहे कुछ भी काम कर रहे हो, चाहे आप पढ़ा रहे हो, चाहे आप कहते हैं इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, तो सबको जो सारी चीज़ें मिलेंगी लास्ट में वो सेम ही मिलेंगी। ठीक है। इसके बाद हमने यहाँ पर बात की थी कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, यानी कि जो आर्थिक असमानता है उसको मापने के लिए जीनी कोफिशिएंट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। 2017 में ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट आई थी, ठीक है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट का नाम था एन इकोनॉमी फॉर द 99%, जिसमें उन्होंने ये कहा कि जो भारत के टॉप 1% है, ठीक है, जो टॉप 1% इंडिया के हैं, टॉप 1% जो हैं उनके पास 58% टोटल वेल्थ है। ठीक है, टोटल वेल्थ का 58% तो सिर्फ उन्हीं के पास है। इसका मतलब ये हो गया कि गरीब और अमीर के बीच बहुत बड़ी खाई हमको देखने को मिलती है। ठीक है। Excessive inequality are seen as undesirable in both communist and capitalist society as it's a potential source of unrest, conflict and antagonism। तो जो बहुत ज़्यादा अगर असमानता होगी, चाहे वो हम बात करें कम्युनिस्ट सोसाइटी में, चाहे हम बात करें कैपिटलिस्ट सोसाइटी में, तो वो क्या होगी, हमेशा से उससे क्या होगा, लोगों में एक गुस्सा बढ़ेगा, अनरेस्ट बढ़ेगा। ठीक है। और वो क्या करेंगे, हमेशा संघर्ष की ओर अग्रसर रहेंगे। इसी पे एक टर्म आता है जिसका नाम है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पे क्वेश्चन आ चुका है। प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि जबकि आप, जैसे एग्जाम्पल के रूप में, ठीक है, मैं एक पर ईयर का 5 लाख कमा रहा हूँ, ठीक है, और मेरे पे जो टैक्स पड़ेगा, मान लेते हैं कि वो 10% टैक्स पड़ रहा है, ठीक है, ये एग्जैक्ट नंबर मुझे नहीं पता, लेकिन जस्ट एग्जांपल। और जो 15 लाख कमाएगा उससे मान लेते हैं 20% क्या पड़ेगा, टैक्स पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि जो जितने ज़्यादा अमीर हैं उस पर टैक्स भी उतना ही पड़ेगा, जो जितने ज़्यादा गरीब हैं उस पर टैक्स भी कम पड़ेगा। ठीक है, रिच पे अधिक टैक्स, रिच पे जो पड़ेगा टैक्स अधिक पड़ेगा, और जो पुअर होंगे वो टैक्स क्या पड़ेगा, कम पड़ेगा। ठीक है, ये होता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, मतलब कि सभी को समान टैक्स नहीं पड़ेगा, जिसकी जितनी ज़्यादा वेल्थ उसकी उतनी ज़्यादा टैक्स। ठीक है, समझ में आ गया? जी सर। ठीक है। और जैसे अभी है कि क्रिप्टो पे 30% टैक्स पड़ता है, तो जितना आप अधिक कमाओगे उतना ही टैक्स आपका पड़ेगा। नेक्स्ट है हायरार्की। हायरार्की मतलब होता है कि पदानुक्रम, यानी कि एक ग्रुप ऊपर है और दूसरा ग्रुप उसके नीचे है। ठीक है, जो कि हमने बात कर ली है। नेक्स्ट देखते हैं, तो ये भी हमने देखा था, जिसे मार्क्सिस्ट में हम देखते हैं कि हायरार्की देखने को मिलती है, जहाँ पे डोमिनेंट क्लास और कौन सी क्लास है, हैव्स एंड हैव्स नॉट, 2 क्लास हमको देखने को मिलती है। और एट द एंड हमको क्या देखने को मिलेगा, एक ऐसी क्लास देखने को मिलेगी जो कि बिल्कुल ही क्या हो, इक्वालिटेरियन हो, जहाँ पर कि सभी लोग समान हो और सब क्या कर रहे हो, अच्छे से अपनी सारी चीज़ें इंजॉय कर रहे हो। ठीक है, आगे देखते हैं पॉवर्टी के बारे में। ठीक है, तो पॉवर्टी मतलब गरीबी। ठीक है, पॉवर्टी क्या होती है, पॉवर्टी के अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप के हम पॉवर्टी को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। ठीक, रूथ लिस्टर यहाँ पर इंपॉर्टेंट है पॉवर्टी के लिए। ठीक है, उनके अनुसार 2014 में उन्होंने ये कहा कि जो पॉवर्टी है उसके सिर्फ डेफिनेशन ऑफ, अगर हम पॉवर्टी देखें, अगर हम पॉवर्टी की परिभाषा देखें, तो उसमें हमको क्या देखना पड़ेगा, पॉलिटिकल चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी, पॉलिसी और एकेडमिक डिस्कोर्स भी देखना पड़ेगा। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें, सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। पॉवर्टी एक इंटररिलेटेड फिनोमिना होता है जिसमें कि इकोनॉमिक, सोशल, साइकोलॉजिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या होते हैं, इन्वॉल्व रहते हैं, जो कि अकरेंस यानी कि पॉवर्टी क्यों होती है और उसके परसिस्टेंट मतलब अभी तक क्यों बनी हुई है उसको दिखाने का प्रयास करता है। ठीक है, तो पॉवर्टी एक ऐसा फिनोमिना है जो सिर्फ एक चीज़ से नहीं होता, बल्कि उसके लिए मल्टीपल फैक्टर्स हमारे जिम्मेदार रहते हैं। ठीक, तो इसके इस आधार पे हम कह सकते हैं कि पॉवर्टी एक फॉर्म ऑफ मल्टीपल डेप्रीवेशन है, यानी कि जिसमें बहुल वंचना पाई जाती है, सिर्फ एक ही स्तर पे नहीं लेकिन बहुत सारे स्तरों पे। पॉवर्टी इज अ प्रोनाउंड डेप्रीवेशन इन वेल बीइंग एंड कंप्राइज ऑफ मेनी डायमेंशंस। ठीक है, जो कि हमने बात की है, तो इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, ये एक सोशियोलॉजिकल फिनोमिना कहते हैं। पॉवर्टी 2 तरीके से देखी जा सकती है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव पॉवर्टी। ठीक है, एब्सोल्यूट और रिलेटिव।
एब्सोल्यूट सिंपल से मतलब ये समझिए, एब्सोल्यूट पॉवर्टी की वो स्टेज होती है जबकि आपके पास खाने पीने के लिए भी कोई सामान नहीं हो, जो कि आपकी बेसिक नीड है, रोटी कपड़ा मकान, उसके लिए भी आपको क्या ना हो, उसके वो भी आपको प्राप्त ना हो, तो वो कहलाएगी एब्सोल्यूट पॉवर्टी। और रिलेटिव पॉवर्टी मतलब किसी के रिलेशंस में, ठीक है, तो वो रिलेटिव पॉवर्टी कहलाती है। जैसे मेरा पड़ोसी अगर बहुत रिच है और उसके आधार पे मैं अपने आप को कंपेयर करना चाहूँ, तो मैं क्या वहाँ पर जो कॉन्सेप्ट आएगा वो रिलेटिव पॉवर्टी का आएगा, ठीक है। और एब्सोल्यूट पॉवर्टी को मेजर करने के लिए बहुत सारे बेंचमार्क हैं, जैसे कि पर कैपिटा इनकम, या फिर इंडिया पे देखें पॉवर्टी लाइन है, और ये पैरामीटर है, ठीक है, ग्लोबल पैरामीटर जो हमने बात की थी, $1.25 पर डे, अगर कोई उससे कम अगर कमा रहा है तो वो क्या हो जाएगा, उसको गरीब की कैटेगरी में हम रखेंगे, ठीक है। अब पीटर टाउनसेंड, ये इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है, इन्होंने जो पॉवर्टी है उसको डिफाइन करने का काम किया है किस पे, रिलेटिव डेप्रीवेशन के टर्म्स में, ठीक। और इन्होंने फील्ड वर्क किया था ब्रिटेन पे 1960 to 1970। रिलेटिव डेप्रीवेशन के अनुसार पॉवर्टी को जो डिफाइन करने का काम किया है वो किया है पीटर टाउनसेंड ने, ठीक है। Relative poverty on the other hand argues that poverty is culturally defined and measured in terms of relative deprivation, ठीक है। पॉवर्टी के केस में रिलेटिव पॉवर्टी की कौन बात करता है, पीटर टाउनसेंड बात करते हैं, किस बेसिस पे, रिलेटिव डेप्रीवेशन के बेस पे, यानी कि सापेक्षित वंचना के बेसिस पे, यानी कि किसी ग्रुप के अकॉर्डिंग या फिर किसी इंडिविजुअल के अकॉर्डिंग मैं क्या समझता हूँ, क्या मैं गरीब हूँ क्या अमीर हूँ, तो वो क्या होता है हमारा, जब हम कंपेयर करके देखते हैं तो वो है रिलेटिव डेप्रीवेशन। किसने बात की है, पीटर टाउनसेंड ने। अदर हमारे मेथड्स हो सकते हैं जैसे कि कैलोरी अप्रोच, कि कितनी कैलोरी आप कंज्यूम कर रहे हो, ठीक है, उसके अनुसार आप गरीब या फिर अमीर हो सकते हो। और एक और अप्रोच हमारा हो सकता है जो कि है कि किस तरीके से आप कमा कितना रहे हो, ठीक है, खर्च कितना कर रहे हो, ठीक है, खर्च कितना कर रहे हो, दूसरा कैलोरी कंज्यूम कितना कर रहे हो, तो दो चीज़ से हम गरीबी को माप सकते हैं। नाउ इसके अलग अलग व्यूज़ हैं, ठीक है। पहला तो व्यू है ब्लेम द, कोई कुछ बोला, साफ से नहीं सर। सर ये गरीबी को किसने दो चीजों से माप सकते हैं, कौन कौन से फैक्टर है? या तो आप कैलोरी अप्रोच से, यानी कि कैलोरी, आप एक फिक्स कैलोरी चाहिए होती है ना हमको सस्टेन करने के लिए, हमको जीवित रहने के लिए कुछ खास कैलोरी चाहिए होती है, तो या तो उससे हम माप सकते हैं, ठीक है, आप कितने गरीब हो, या फिर आप कितनी आपकी परचेजिंग पावर, मतलब आप कितनी चीज़ें खरीद सकते हो, ठीक है, उससे हम, क्योंकि आप तभी खरीद पाओगे ना जबकि आप पैसे होंगे इकोनॉमिक टर्म्स में और दूसरे कैलोरी के टर्म्स में, ठीक है। अब इसके समझने के अलग अलग तरीके हमारे हैं, ठीक है। पहला है ब्लेम द पुअर व्यू एंड ब्लेम द सिस्टम व्यू, ठीक है। पहला ये कहता है जो हमारे बहुत पहले के थिंकर थे, चाहे हम बात करें माल्थस की या फिर हम बात करें हर्बर्ट स्पेंसर की, तो वो सारे लोग ये मानते थे कि जो गरीबी का जो कारण है वो गरीब स्वयं ही है, ठीक है, क्योंकि उनके पास स्किल नहीं होती, उनके पास कोई कॉम्पिटेंसी नहीं होती, वो काम करने के लिए बिल्कुल ही उनको मन नहीं करता, वो बहुत ज़्यादा आलसी होते हैं, तो इसीलिए वो गरीब हैं, ठीक। या फिर हम ये बात करें कि सिस्टम ही ऐसा है, सिस्टम में इस तरीके से लूप होल है, जैसे कि स्ट्रक्चरल कुछ फैक्टर है, लाइक कास्ट है, क्लास है, एथेंसिटी है, एजुकेशन है, हेल्थ है, इन सारे कारणों के कारण क्या होती है, अलग अलग लोगों के पास अलग अलग क्या होती है, रिसोर्सेस और रिवॉर्ड्स होते हैं, जिसके कारण लोग गरीब होते हैं। तो ये दो व्यू हमने देखे, ठीक है। पहला तो ब्लेम द पुअर व्यू और दूसरा ब्लेम द सिस्टम व्यू। समझ में आ गया होगा, सिंपल है। ब्लेम द पुअर मतलब जो गरीब हैं वो अपनी गरीबी के लिए कारण खुद जिम्मेदार हैं। क्यों जिम्मेदार हैं? क्योंकि न तो उनके पास कुछ एडिक्वेट स्किल्स हैं, कॉम्पिटेंसी नहीं है, वो काम नहीं करना चाहते, बहुत ज़्यादा आलसी हैं। तो ये तो एक कारण हो गया ब्लेम द पुअर व्यू। दूसरा है ब्लेम द सिस्टम व्यू, यानी कि सिस्टम में जैसे कि अलग अलग फैक्टर्स हमारे होते हैं, जैसे क्लास है, कास्ट है, जेंडर है, इथेंसिटी है, एजुकेशनल है, हेल्थ है और जोग्राफिकल फैक्टर्स हैं, जो कि एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जहाँ पर कि लोगों को अलग अलग तरीके के रिवॉर्ड और रिसोर्सेज मिलते हैं, जिसके कारण क्या है कि पॉवर्टी प्रिवलेंट है। ठीक है। नेक्स्ट है कल्चरल पर्सपेक्टिव। कल्चरल पर्सपेक्टिव, ये टर्म कल्चर ऑफ पॉवर्टी किसने दिया था? ठीक है, ये दिया था हमारे ऑस्कर लेविस ने। इस पे क्वेश्चन आया है। ऑस्कर लेविस की स्टडी जो थी मैक्सिकन सिटीज़ में थी। उनके अनुसार जो पॉवर्टी होती है वो इंडिविजुअल शॉर्टकमिंग्स के कारण नहीं होती है, बल्कि एक लार्जर सोशल एटमॉस्फेयर के कारण होती है। ठीक है। उदाहरण के तौर पे जो लोग स्लम पे रहते हैं तो खुद के कारण वहाँ पर क्या गरीब नहीं है, लेकिन वहाँ पर एक माहौल ही ऐसा बन जाता है जिसके कारण क्या हो जाता है, वो गरीब रह जाते हैं।
ठीक है। जैसे हम बोलते हैं ना गरीब माइंडसेट और अमीर माइंडसेट, तो माइंडसेट के कारण होता है, कल्चर के कारण ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। जब भी हम ऐसी कंट्रीज़ में देखते हैं जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा गरीबी है, तो हम वहाँ पर ये भी देखेंगे कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फेटलिज्म है, यानी कि भाग्यवादिता बहुत ज़्यादा है। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन वहाँ को देखने को मिलता है, मतलब कि तुरंत ही हमको कुछ मिल जाए। फीलिंग और डिपेंडेंसी देखने को मिलती है, और हेल्पलेसनेस यानी कि दूसरों पे पराश्रिता और हेल्पलेसनेस देखने को मिलती है। तो एक तरीके से कल्चर ही डेवलप हो जाता है किसका, पॉवर्टी का, ठीक है। और इसमें वो बोलते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं क्या, कल्चर ऑफ पॉवर्टी। किसने ये बात किसने की है, ऑस्कर लेविस ने की है, मैक्सिकन सिटी में जब वो अपना अध्ययन कर रहे थे। आगे हम देखेंगे, ठीक है, पॉवर्टी एज अ पॉजिटिव फीडबैक सिस्टम और विशियस साइकिल। तो पॉवर्टी क्या बन जाता है, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी का मतलब ये हो गया कि जब आप क्या है, एक बार पॉवर्टी में चले गए, आप गरीब हो, तो गरीब होने के कारण आप क्या नहीं कर पा रहे हो, आपको कोई शिक्षा दीक्षा आपने ग्रहण नहीं की। अब शिक्षा ग्रहण नहीं की तो आपने क्या हुआ, आपको जॉब नहीं मिली। अब जॉब नहीं मिली तो फिर से आप गरीब हो गए। तो एक तरीके से हमको साइकिल पूरा देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि आप गरीब हो, ठीक है, आप गरीब हो, गरीब होने के कारण आपको शिक्षा नहीं मिली, शिक्षा नहीं मिलने के कारण आपको जॉब नहीं मिली, और जॉब नहीं मिली तो आप फिर से गरीब बन गए। तो ये पूरा एक विशियस साइकिल हमको देखने को मिलता है, ठीक है। अब इसको अलग अलग तरीके से भी हम देख सकते हैं। अगर हम स्ट्रेटिफिकेशन की थ्योरीज में देखें, तो स्ट्रेटिफिकेशन थ्योरी में हमारे एक फंक्शनिस्ट नाम है जिनका हर्बर्ट गांस, इनकी बुक का नाम है, ठीक है, इन्होंने पॉवर्टी पे अध्ययन किया, मोर इक्वालिटी, 1973 में इनकी बुक आई थी। इन्होंने कहा कि दैट पॉवर्टी परसिस्ट बिकॉज इट इज़ रिवॉर्डिंग फॉर मेजॉरिटी ऑफ सेक्शन हु वांट वेरियस काइंड ऑफ सस्टेन। तो एक तरीके से जो फंक्शनिस्ट होंगे ना, वो सोसाइटी में हमेशा से क्या कहेंगे, सोसाइटी में जो कुछ भी हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, सोसाइटी में कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है। तो हर्बर्ट गांस ये कहते हैं कि जो पॉवर्टी है इसलिए है क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ लोग होते हैं वो ये चाहते हैं कि उनको फ्री की सारी सर्विसेज मिलती रहें, ठीक है, सारी कुछ उनको फ्री में मिलते रहें, उनको सब कुछ क्या हो, और सारे सोशल इंस्टीट्यूशन उनके लिए हो, जैसे पुलिस, हॉस्पिटल और असाइलम। तो वो एक ऐसी स्थिति में आते हैं जहाँ पर कि वो चाहते ही नहीं हैं कि वो क्या हो, इस चीज़ से आगे बढ़े, मतलब पॉवर्टी को रिमूव करें। तो इसलिए वो हमेशा क्या हो जाते हैं, पॉवर्टी में ही फंसे रह जाते हैं, ठीक है। तो ये तो है हमारी फंक्शनलिस्ट व्यू किसका, हर्बर्ट गांस का, ठीक है। Poor also provide a baseline of failure to the rest of society, which works hard to avoid failing to that level. However, non-functional theory holds that some sections like older people, minority group, and female are more likely to witness growth. तो नॉन फंक्शनल व्यू हमको ये कहता है कि जो ओल्डर पीपल होते हैं, माइनॉरिटी होते हैं, फीमेल्स होते हैं, वो ज़्यादा विटनेस करते हैं किसकी, पॉवर्टी की। तो स्ट्रेटिफिकेशन में हमने हर्बर्ट गांस का व्यू देखा है, ठीक है। हर्बर्ट गांस की बुक का नाम है मोर इक्वालिटी, 1973 में। अब नेक्स्ट है डायलेक्टिकल अप्रोच। मार्क्सिस्ट ये आर्ग्यू करते हैं कि अगर आपको पॉवर्टी के बारे में देखना है कि क्यों कोई पुअर है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्यों कोई वेल्दी भी क्यों है, ठीक है, वेल्दी क्यों है। तो वहाँ पर मार्क्सिस्ट ये बताएंगे, फिर डायलेक्टिकल व्यू में ये बताएंगे कि क्योंकि उनके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, वो दूसरों का शोषण करते हैं, हेजेमनी उनको देखने को मिलती है, तो इसलिए वो क्या है, गरीब अमीर हैं। तो जब भी मार्क्सिस्ट ये बोलेंगे कि जब भी आप क्या बात कर रहे हो, जब भी आप बात कर रहे हो कि लोग पुअर क्यों हैं, गरीब क्यों हैं, तो ये भी बात करो कि लोग अमीर क्यों हैं, ठीक है, तभी आप क्या करोगे, समझ पाओगे। यानी कि डायलेक्टिकल अप्रोच, डायलेक्टिक्स का अप्रोच यहाँ पर अपनाया जाता है। नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड पावर थीसिस, किसने दी थी, राल्फ मिलीबैंड ने दी थी, ठीक है, राल्फ मिलीबैंड, ये नाम याद करना है और ये इंपॉर्टेंट भी है। राल्फ मिलीबैंड की बुक का नाम है पॉलिटिक्स एंड पॉवर्टी, आई थी 1974 में, ठीक है। यो ये कहते हैं दैट पुअर आर द वीकेस्ट ग्रुप इन द स्ट्रगल फॉर द स्केयर रिसोर्स। जो भी हमारे कुछ बहुत कम रिसोर्स हमारी सोसाइटी में होते हैं, तो उसके लिए क्या कहते हैं, वीकेस्ट ग्रुप होते हैं, ठीक है। पुअर्स के पास कोई बार्गेनिंग पावर नहीं होती, लो ट्रेड यूनियन सपोर्ट होता है, और उनको हमेशा से क्या किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है एम्प्लॉयर्स के द्वारा, ठीक है। आगे हम देखते हैं फेमिनिस्ट व्यू, ठीक है। फेमिनिस्ट ये बोलती हैं जो वुमेन होती हैं वो मैक्स क्या होती हैं, अधिक से अधिक क्या होती हैं, पॉवर्टी का शिकार होती हैं। रूसेल्फी ने अपने आर्टिकल लॉन्गिट्यूडिनल रिसर्च में बोला है कि क्योंकि जैसे अगर सेम काम ही कराया जा रहा है तो मैक्सिमम हमको देखने को मिलता है सोसाइटी में कि उसके लिए वुमेन को अंडर पे किया जाता है, कम पे उनको दिया जाता है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे उनके कहते हैं बायोलॉजिकल कारण होते हैं जिसके बाद कुछ समय पे वो काम नहीं कर सकती, लाइक जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे, ठीक है, या फिर और बायोलॉजिकल दिक्कतों के कारण वो हमेशा क्या रहती है, पॉवर्टी का शिकार रहती है। डिपेंडेंसी थ्योरी ये लेके आते हैं आंद्रे गुनार फ्रैंक। ये आर्ग्यू ये करते हैं कि ईस्ट में, यानी कि जो ईस्टर्न कंट्रीज हैं वो प्रोस्परस नहीं है, ठीक है, वो एक तरीके से
जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं उन्होंने एक्सप्लॉइट किया है, जो जैसे हम अगर इंग्लैंड की बात की जाए तो उन्होंने कहाँ पे कॉलोनी बनाई, इंडिया पे कॉलोनी बनाई, पाकिस्तान पे या फिर श्रीलंका, ये सारे देशों पे। तो ये ईस्ट की कंट्रीज पे उन्होंने कॉलोनी बनाई और यहाँ पर सारी चीज़ों को लूटने का काम किया, ठीक है, हमेशा से इनका शोषण किया। और इसी पे जो डिपेंडेंसी थ्योरी है उसको आगे ले जाते हैं कौन, इमैनुअल वॉलस्टीन, और उन्होंने इसको है वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं। नो ठीक है, सर। नेक्स्ट है पॉवर्टी एज ऑल्सो कल्चर एंड जेंडर। पॉवर्टी के हमारे कल्चर और जेंडर डायमेंशंस भी हो सकते हैं। रूथ लिस्टर, ठीक है, नाम पहले भी आपने देखा होगा। वुमेन आर बीइंग ओवर रिप्रेजेंटेड अमंग द पुअर एंड शी कॉल इट फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, ठीक है। फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी, एक तो रूथ लिस्टर ने भी ये बात की है, इसके अलावा एक और थिंकर है जिन्होंने फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी की बात की है, ठीक है। लेकिन यहाँ के लिए एक और नाम याद रखिए, रूथ लिस्टर भी किससे रिलेटेड है, फेमिनाइजेशन ऑफ पॉवर्टी से रिलेटेड है, ठीक। यानी कि हमेशा से जो वुमेन्स होती हैं वो पॉवर्टी का अधिक शिकार होते हैं, जैसे कि हम पहले बात कर चुके हैं कि क्यों ऐसा होता है। इसके अलावा वुमेन सफ़र करती है मेन तरीके डिप्राइवेशंस के साथ, और इसलिए उनमें एक हिडन पॉवर्टी भी पाई जाती है, ठीक है। इसका मतलब हो गया, हिडन पॉवर्टी का मतलब हो गया जो फैमिली रिसोर्सेज हैं उनको वो इक्वली नहीं मिलते हैं जितने कि मेल मेंबर को मिलते हैं, तो उतने उसके अधिकार नहीं रहते हैं, तो इसके कारण भी ऐसा होता है। नेक्स्ट है गुन्नाल मिडल रिफ्यूट्स नॉन मार्क्सिस्ट थ्योरीज उन्होंने ली हैं एंड इंस्टेड आर्ग्यूज दैट पॉवर्टी इज ड्यू टू लैक ऑफ डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर लाइक। तो एक तरीके से गुन्नाल मिडल जो भी न्यू मार्क्सिस्ट थ्योरीज हैं उनको रिफ्यूट करने का काम करते हैं, ठीक है, उनको नकारने का काम करते हैं, और ये कहते हैं कि अगर हम डेवलपमेंट करें किसका, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर का, जैसे कि एजुकेशनल, इंस्टीट्यूशनल, पॉलिटिकल सिस्टम, या फिर, ठीक है, तो तब हम पॉवर्टी को क्या कर सकते हैं, दूर कर सकते हैं। सीके प्रहलाद ऑफर एन इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव ऑन पॉवर्टी इन द फॉर्च्यून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड इरेडिकेटिंग पॉवर्टी थ्रू प्रॉफिट 2004 अकॉर्डिंग टू हुम पॉवर्टी इज नॉट टू बी ऑलवेज लुक एट फ्रॉम अ बिहेवियर पर्सपेक्टिव। तो हमेशा से एक बिहेवियर के तौर पे पॉवर्टी को नहीं देखना है, ठीक है। यहाँ तक हमने किया, ठीक है। और इसके बाद ये कुछ स्टैटिक्स हैं, क्योंकि स्टैटिक्स ये होते हैं कि हमेशा बदलते रहते हैं, तो अभी की जो स्टैटिक्स हैं उसको आप कहते हैं याद कर सकते हैं। और पॉवर्टी के लिए सच्चर एक कमेटी आई थी, ठीक है। इसकी मेन फाइंडिंग ये थी कि जो मुस्लिम्स हैं उसमें हायर पॉवर्टी रेट देखने को मिलता है, ठीक है। इसको याद रखना, सच्चर कमेटी रिपोर्ट 2006 डैश करके मुस्लिम पॉवर्टी, ठीक है, इतना ही ऐसे एक लाइन में लिखना है। नेक्स्ट है एक्सक्लूजन, ठीक है। एक्सक्लूजन मतलब एक तरीके से दूर रखना किसी चीज़ से। कुछ सोशोलॉजी प्रीफर कर some sociologists prefer the use this term over poverty analysis the well-being of those members of society who suffer from multiple deprivation। तो जो multiple deprivation से मतलब बहु वंचना से जो शिकार होते हैं, जैसे कि पॉवर्टी है, सोशल एक्सक्लूजन है, तो उनके लिए एक्सक्लूजन टर्म का यूज करते हैं, ठीक है। इसमें रूथ लिस्टर फिर से नाम याद गया, उनकी बुक का नाम है पॉवर्टी 2004, उनका वर्क है पॉवर्टी जो कि लिखी थी 2004 में। इसके अलावा मैरी डेली है, तो मैरी डेली ने कहा है कि ये जो कॉन्सेप्ट है किसका, एक्सक्लूजन का, इज द कॉन्सेप्ट इज वाइडर देन पॉवर्टी एज इट टॉक्स अबाउट नॉट ओनली रिसोर्स अवेलेबिलिटी बट ऑल्सो अबाउट पार्टिसिपेशन इन वेरियस सोशल प्रोसेस। तो एक्सक्लूजन में हम क्या बात करते हैं, न केवल एक प्रोसेस, एक रिसोर्स की बात करें, रिसोर्स कितने हैं उसकी बात करते हैं, बल्कि अलग अलग प्रोसेस में किस पास पार्टिसिपेशन होता है उसकी चीज़ की भी बात करते हैं, ठीक। डेविड बायरन, जो भी थिंकर्स हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। डेविड बायरन पुट्स एक्सक्लूजन इन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट पर्सपेक्टिव एज एक्सक्लूजन इज समथिंग दैट इज डन बाय सम पीपल टू। तो एक्सक्लूजन डेविड बायरन अगर के हिसाब से अगर हम डिफाइन करना चाहें तो एक्सक्लूजन का मतलब होता है कि कुछ लोगों के द्वारा दूसरे लोगों पर क्या किया जाता है, कंट्रोल करने का एक प्रयास किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है रूथ लिस्टर का हमने देखा था, ठीक है। रूथ लिस्टर ने पॉवर्टी पे बहुत काम किया है। इसके अलावा एक्सक्लूजन पे बात करते हैं, पॉवर्टी करके एक इनकी राइटिंग्स भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रेटिफिकेशन, ठीक है। सॉरी, स्ट्रेटिफिकेशन एंड इनइक्वालिटीज इन सोसाइटी प्रमोट्स एक्सक्लूजन एज इन द केस ऑफ कास्ट सिस्टम, क्लास एक्सेट्रा। इट इज नॉट द सेम एज पॉवर्टी एंड हैज मल्टीपल डायमेंशंस। तो जब भी हम एक्सक्लूजन की बात करते हैं, एक्सक्लूजन इसको हिंदी अगर मीनिंग पता है तो आप बता सकते हैं। एक्सक्लूजन निष्कासन, निष्कासन, लेकिन प्रॉपर हिंदी टर्म्स
इसे हिंदी में बोलते हैं अपवर्जन, ठीक है, या फिर बहिष्कार करना एक्सक्लूजन का एक, लेकिन वो थोड़ा सा यहाँ पर सही नहीं बैठेगा, ठीक है। बहिष्कार। स्ट्रेटिफिकेशन और इनक्वालिटी की जब हम बात करते हैं तो जो एक्सक्लूजन है उसके अलग अलग डायमेंशंस हमको देखने को मिलते हैं। पॉवर्टी, जैसे कि हमने पॉवर्टी की बात की थी ना, ये भी मल्टी डायमेंशनल होती है, इस प्रकार से एक्सक्लूजन भी हमारा मल्टी डायमेंशनल हमको देखने को मिलता है। अब या तो ये हो सकता है कि आपको सोशल राइट ना मिले हो, ठीक है, सोशल राइट ना हो, ठीक। दूसरी चीज़ इकोनॉमिक एक्सक्लूजन भी एक एग्जाम्पल है। इकोनॉमिकली आपको एक ग्रुप से बाहर निकाल जाए या फिर आपको काम करने ना दिया जाए, एक पर्टिकुलर मतलब एक ऐसा काम ना करने दिया जाए जहाँ पर कि प्रॉफिट आपको लो पेइंग जॉब्स पे ही सिर्फ रखा जाए, ठीक है, जैसे कास्ट सिस्टम में होता था ना कि जो भी लो पेइंग जॉब है या फिर ऐसी मीनियल जॉब्स है उसी पे आपको रखा जाए, ठीक। दूसरा है कि आपको सोशल राइट्स ना दिए जाए, किस तरह से आप काम करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर डेवलपमेंट भी इसके अंदर आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा रेशियल सेग्रीगेशन, सर्विस एक्सक्लूजन, ठीक है, यानी कि जैसे आप कोई भी सर्विस दे रहे हो तो आपकी उस सर्विस को डिनाई कर दिया जाए, ठीक है। इवन टुडे अपर कास्ट हिंदूज प्रिवेंट द पीपल फ्रॉम लोअर कास्ट टू एक्सेस इवन द बेसिक सर्विसेज, जो भी बेसिक सर्विस है उसको भी एक्सक्लूड, जैसे कि कुएं से पानी निकालना है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें हैं सर्विस से एक्सक्लूड किया जाए। तो अलग अलग टाइप के एक्सक्लूजन हो सकते हैं। सोशल एक्सक्लूजन हो सकता है, सोशल रिलेशनशिप आपको एक्सक्लूड किया जाए, ठीक है, कोई भी आप परिवार से अपना क्या नहीं रखेंगे, संपर्क नहीं रखेंगे, अपने रिलेटिव से संपर्क नहीं रखेंगे, ठीक है। और एक्सक्लूजन और आइसोलेशन किया जाए पूरी सोसाइटी से। अब इससे क्या होगा, एनोमी की स्थिति आएगी, ठीक है, सोशल इंटीग्रेशन की स्थिति आएगी, ठीक। एक्सक्लूजन कैन ऑल्सो मैनिफेस्ट इटसेल्फ एज अ एक्सट्रीम मार्जिनलाइजेशन लोगों का हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल ही हाशिए पे लोग चले जाएंगे, ठीक है। ये अलग अलग टाइप के एक्सक्लूजन हो सकते हैं, किस तरीके से अलग अलग डायमेंशंस हैं, ठीक। होमलेसनेस एक अलग बहुत ही बेकार स्थिति है, सोशल एक्सक्लूजन का एक वर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। और एंथनी गिडेंस एज इट ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड इंडिविजुअल फ्रॉम वेरियस अदर्स, तो जब आप क्या कहते हैं किसी को क्या करते हो, किसी के पास घर नहीं है तो वो बहुत सारी तरीके से सोशल सर्विसेज से क्या हो जाता है, एक्सक्लूड हो जाता है, ठीक है। इलियट क्यूरी करके हमारी थिंकर है, उन्होंने बोला है कि इन हर स्टडीज फाउंड दैट एक्सक्लूजन ऑल्सो लीड टू डेलिक्वेंट बिहेवियर। डेलिक्वेंट बिहेवियर मतलब होता है कि जब आप क्या कहते हैं ऐसे कार्य करने लग जाओ जो कि सोसाइटी की नॉर्म्स के हिसाब से ना हो, सोसाइटी की वैल्यू के हिसाब से ना हो, ठीक है। तो इस तरीके के कार्य आप जब करने लगे तो डेलिक्वेंट बिहेवियर को भी ये बढ़ावा देता है, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम पॉवर्टी, एक्सक्लूजन इज ऑल्सो प्रैक्टिस ऑन सेवरल अदर कल्चर बेसिस लाइक रेस। तो रेस के अनुसार भी हमको एक्सक्लूजन देखने को मिलता है कि आप ठीक है, आप क्या हो, इस रेस से आते हो तो आप ये काम नहीं कर सकते, ये आपको सर्विसेज नहीं मिलेंगी, ये ऑक्यूपेशन आप नहीं वो कर सकते, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। एपरथाइड एक सिस्टम था कहाँ पे, जिसको कि साउथ अफ्रीका में जो सिस्टम है एपरथाइड सोशल एक्सक्लूजन का एग्जाम्पल है, ठीक है। लीगल बैन भले ही इसमें हो चुका है लेकिन अभी भी हमको देखने को मिलता है। इंडिया में जैसे दलित्स हैं, ट्राइबल्स हैं, वुमेंस हैं, या फिर LGBTQ के जो लोग हैं LGBTQI, ठीक है, तो इन पे भी हमको एक्सक्लूजन देखने को मिलता है, ठीक। LGBT मतलब जो हमको देखने को मिलते हैं लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर्स जो कम्युनिटी है उसके उस पर भी बहुत ज़्यादा हमको क्या देखने को मिला, डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। तो ये एक आर्टिकल है रॉफी एंड वेलिंग का, कहाँ पे, LGBT पे, रीथिंकिंग मैक्रो एग्रेशंस एंड एंटी सोशल बिहेवियर अगेंस्ट LGBTIQ+, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा, जी सर। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ पर भी एग्जांपल है जैसे कि प्रोलॉन्ग्ड डिस्क्रिमिनेशन हमको देखने को मिलता है, जैसे कि अपर कास्ट हिंदू कम्युनिटीज़ का लोअर कास्ट पे, ठीक। दलित, जहाँ पर कि दलित ने इसके एक्सक्लूजन के लिए क्या काम किया कि उन्होंने अपने ही अलग से मंदिर बना दिए या फिर रिलीजन कन्वर्ट कर दिया, बहुत सारे क्रिश्चियनिटी में चले गए, ठीक है। और इस तरीके से अगर मर्टन के अनुसार देखें तो ये रिट्रीटिस्ट हो गए, ठीक है, रिट्रीट कर लिया इन्होंने। मर्टन के अलग अलग हम देखेंगे जैसे कि रिबेलियन, रिट्रीटिस्ट, ये सारी चीज़ें जो मर्टन पढ़ेंगे तो ये एग्जाम्पल है रिट्रीटिस्ट का, ठीक। तो अलग अलग हमको हिस्ट्री के पीरियड में ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। प्रोटेस्ट मूवमेंट हमको देखने को मिलते हैं और जिससे कि सोसाइटी में बहुत सारा चेंज भी देखने को मिला, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक्सक्लूजन है और पॉवर्टी है अभी भी हमको देखने को मिलती है किसी न किसी रूप में। रिलीजियस एंड सोशल आउटकास्टिंग इंडिया में बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि आप कास्ट के खिलाफ या फिर किसी सोशल ग्रुप के खिलाफ अगर आप कुछ ऐसा करते हो तो आपको पूरा आउटकास्ट कर दिया जाता है, उस कास्ट से हटा दिया जाता है, उस ग्रुप से हटा दिया जाता है। नेक्स्ट है डेप्रीवेशन, ठीक है। डेप्रीवेशन होता है वंचना। वंचना मतलब कि इट रिफर्स टू द
डिनाइल ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर सेल्फ डेवलपमेंट एंड फुलफिलमेंट ऑफ बेसिक नेसेसिटीज। रिसोर्स कैन बी सोशल, जब भी आपको क्या जो भी आपके बेसिक रिसोर्सेज है उससे ही डिनाइल कर दिया जाए। जिन रिसोर्सेज में हो सकते हैं सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक और अदर बेसिक नेसेसिटीज़ जो कल्चर टू कल्चर तो वेरी करती हैं, तो उनसे अगर आपको दूर कर दिया जाए तो आप क्या हो जाएगा, तब डिप्राइव्ड हो जाओगे। ठीक है। ग्लोबली पॉवर्टी बहुत बड़ी समस्या हमको देखने को मिलती है, इकोनॉमिक टर्म्स में हमको देखने को मिलता है, लेकिन ठीक है, पियरे बोर्दियो कहते हैं, अकॉर्डिंग टू पियरे बोर्दियो इट इज़ अ लैक ऑफ एडिक्वेट सोशल, कल्चर एंड सिम्बॉलिक एंड इकोनॉमिक कैपिटल। ठीक है, जैसे इससे पहले हमने क्या क्या देखा था, कैपिटल के बारे में भी देखा था ना, किस तरीके से 4 टाइप की कैपिटल कौन बताते हैं, पियरे बोर्दियो बताते हैं। कोई बताएगा कौन सी 4 टाइप की कैपिटल होती है पियरे बोर्दियो के अनुसार, कौन सी? सोशल कैपिटल, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल, सिंबॉलिक। ठीक है, तो ये 4 टाइप की कैपिटल होगी। इसके कोई एग्जांपल, सोशल में क्या आएगा, कल्चर में क्या आएगा, और इस तरीके से। सर कल्चरल में आएगा एजुकेशन, सोशल में आएगा इकोनॉमिक या स्टेटस, और सिंबॉलिक में भूल गई। ठीक है, तो उसको रिपीट, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, वही मैं क्वेश्चन आपको पूछता हूँ जिस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में बार बार ठीक है आते हैं। तो यहाँ पर जो बात करते हैं कौन, पियरे बोर्दियो, वही कहते हैं कि सिर्फ जो हम पॉवर्टी है वो सिर्फ इस तरीके से नहीं होती कि सिर्फ और सारी, बल्कि पॉवर्टी के अलग अलग डायमेंशंस हमको देखने को मिल सकते हैं। तो अपने जो कैपिटल वो बताते हैं कल्चर, सिंबॉलिक और इकोनॉमिक कैपिटल, और एक और कैपिटल के बारे में बात करते हैं, क्या है, सोशल कैपिटल। ठीक है, तो उसके कारण भी पॉवर्टी हमको देखने को मिलती है। और एक्सक्लूजन का मतलब होता है कि सोशल जो पार्टिसिपेशन है उससे आपको दूर कर दिया जाए, और एक्सक्लूजन के बारे में हम देख चुके हैं। आगे देखते हैं एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन और रिलेटिव डेप्रिवेशन। ठीक है, एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन क्या होता है, रिलेटिव डेप्रिवेशन क्या होता है, यानी कि एक तो हम कहते हैं कि सापेक्षित वंचितता, रिलेटिव डेप्रिवेशन, और एब्सोल्यूट यानी कि उस स्थिति में जबकि आपको बिल्कुल भी सारी चीज़ें, जैसे हम एब्सोल्यूट पॉवर्टी जब कहते हैं तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी हम क्या देखते हैं कि आपको जो बेसिक नेसेसिटी है, जो रोटी कपड़ा मकान है, वो भी ना मिले। तो ऐसी एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन में हम जब बात करेंगे तो एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन में आपको द नेसेसिटी ऑफ लाइफ है, जैसे कि फूड है, सैनिटेशन है, ड्रिंकिंग वाटर है, बेसिक एजुकेशन है और हेल्थ है, एक्सट्रीम पॉवर्टी आपके साथ हो, मार्जिनलाइजेशन आपको देखने को मिले, तो ये सारे एग्जांपल है इसके एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन के। इन एग्जांपल्स को जैसे एब्सोल्यूट डेप्रिवेशन आप करेंगे डैश करके, जो भी एग्जांपल है उनको लिखेंगे। ठीक है, रॉबर्ट किंग मार्टन ने रिलेटिव डेप्रिवेशन पे बात की है। ठीक है, रिलेटिव डेप्रिवेशन एक प्रकार का डेप्रिवेशन है, और रिलेटिव डेप्रिवेशन के टर्म पे ही वो बात करते हैं रेफरेंस ग्रुप बिहेवियर की। ठीक है, आप तभी दूसरे के जैसा बनना चाहोगे जबकि आपको कुछ कमी होगी ना, तभी रेफरेंस ग्रुप का जो मेन चीज़ होती है वो रिलेटिव डेप्रिवेशन होता है। ठीक है, जब भी मार्क्सिस्ट के तौर पे देखें तो डेप्रिवेशन मतलब कि अनइक्वल नेचर ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी में ही अनइक्वल सारे लोग हैं, और क्या है, एक अनइक्वल कंट्रोल है फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन पे। अब थ्योरीज ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन हम देखेंगे। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर फंक्शनिस्ट हमारे होते हैं, ठीक है, स्ट्रक्चर फंक्शनिस्ट कौन होते हैं? सर जैसे रॉबर्ट ब्राउन, हाँ, सबसे मेन जो आपने पढ़ा है अभी तक। Sir, which sees society as a complex system whose part work together to promote solidarity, harmony, and equilibrium in the society. तो जो भी हमारे जो मेन मुद्दा है हमारा स्ट्रक्चर फंक्शनिस्ट का है, फंक्शनिस्ट क्या है, संस्थान प्रकार्यवादी और प्रकार्यवादियों का है, वो सोसाइटी का जो स्टेटस को है, सोसाइटी जैसी है वैसे ही बने रहना चाहते हैं। ठीक है, और सोसाइटी में वो चाहते हैं कि सोशल ऑर्डर जिस तरीके से है वो बना रहे, सोसाइटी में कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन देखने को न मिले, सोसाइटी में जो सारी परेशानियाँ हैं उसको थोड़ा बहुत नेग्लेक्ट करने का भी प्रयास करते हैं। ठीक है, और इनमें से कौन कौन से थिंकर हैं वो थिंकर याद रखने हैं कि स्ट्रेटिफिकेशन में जो स्ट्रक्चर फंक्शनिस्ट व्यू है उसमें कौन कौन से हमारे थिंकर आते हैं। तो वो थिंकर हमारे हैं पार्सन्स, ठीक है, डेविस एंड मूर और WL वार्नर। ठीक है, अब पार्सन्स के अनुसार एवरी सोसाइटी इज बेस्ड अपॉन कंसेंसस इन टर्म्स ऑफ नॉर्म्स एंड वैल्यू। तो प्रत्येक सोसाइटी में एक तरीके से जो उसके नॉर्म्स हैं, जो उसकी वैल्यूज हैं, उसके प्रति एक कंसेंसस पाई जाती है, एक तरीके से एक मतैकता पाई जाती है, एक मत होता है, मतलब कि एक तरीके से कंसेंसस में सोसाइटी ऐसी है। ठीक है, और सारे लोग क्या करते हैं, कन्फर्म करते हैं सोसाइटी के उन सारे रूल्स के द्वारा, और पीपल इन सारे रूल्स को फॉलो करते हैं, अपने आप को दूसरे से कंपेयर करते हैं। ठीक, और जो
बहुत अच्छी तरह जो सोसाइटी के जो भी सोसाइटी ने नॉर्म्स बनाए हैं, सोसाइटी के जो भी गोल्स हैं, सोसाइटी ने किस तरीके से कोई वैल्यूज़ बनाई हैं, तो उससे जो कंफर्म करते हैं, जो बहुत अच्छी तरह ग्रेटर कन्फर्मिटी दिखाते हैं, जो सोसाइटी के रूल्स को बहुत अच्छी तरह मानते हैं, तो वो सोसाइटी के द्वारा क्या जाता है, उनको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड दिया जाता है और उनकी रैंक भी हायर होती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पार्सन्स कह रहे हैं कि जो स्ट्रेटिफिकेशन है उसमें कोई गलती, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेटिफिकेशन बहुत सही सिस्टम है। अंदर आर्गूमेंट जो पार्सन देते हैं कि सर्टेन फंक्शनल प्री रिक्विजिट विच नीड टू फुलफिल सोशल स्ट्रेटिफिकेशन हेल्प इन फुलफिलमेंट ऑफ दिस फंक्शनल प्री। तो सोसाइटी में कुछ पूर्व आवश्यकताएं होती हैं जो कि फुलफिल करनी ही करनी होती है, और जब सामाजिक स्तरीकरण होता है तो सामाजिक स्तरीकरण इसमें मदद करता है। ठीक है, स्ट्रेटिफिकेशन इज इनएविटेबल एज वैल्यू कंसिस्टेंट एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ और टाइप ऑफ सोसाइटी। तो एक तरीके से स्ट्रेटिफिकेशन क्या है, इनएविटेबल है, जिसको कि बिल्कुल मना नहीं कर सकते, जिसके बिना हम रह नहीं सकते। पार्सन एक्नॉलेज दैट देयर इज इनइक्वालिटी। हालांकि पार्सन ये बात करते हैं कि सोसाइटी में इनइक्वालिटी तो है, असमानता तो है, बट दिस इज डीम्ड एज लेजिटिमेट एज फॉर वैल्यूज एंड नॉर्म। लेकिन ये क्या है, एक वैध है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगर हम मूल्यों और नॉर्म्स के अनुसार देखें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो इंसान जिस तरीके से कार्य करेगा उसे उतनी रिवॉर्ड सोसाइटी के द्वारा दिया जाता है। एज अ मेजर ऑफ डिफरेंट अचीवमेंट सम विद मोर पावर एंड दिस इज कंसिडर्ड लेजिटिमेट एज इट डीम्स टू बी अ वेलफेयर ऑफर। क्योंकि इससे सभी का क्या होगा, भला होगा। अब लेकिन इसके क्रिटिक्स में हम देखेंगे कौन किसने क्रिटिक्स दिया है इसी मोर, बट पार्सन्स आर्ग्यू दैट इट इज़ वेरी from society to society. For example, in a society, religious values may be more important. In a developing countries like India, integration is the main force as there is emphasis on preservation of traditional values in society. तो इस तरीके से जो हमारे टेलकट पार्सन्स हैं वही बात करते हैं सोसाइटी जो हमारी वैल्यूज़ हैं, जो हमारे नॉर्म्स हैं, जो रिलीजियस आइडियाज़ हैं वो बदलते रहते हैं, और स्ट्रेटिफिकेशन एक सोसाइटी के लिए इनएविटेबल है। ठीक है, आवश्यक भी है सोसाइटी के लिए। सोसाइटी में जो ज़्यादा कन्फर्म, जितनी ज़्यादा जो कन्फर्मिटी दिखाएगा सोसाइटी उसे उतना ज़्यादा क्या करेगा, रिवॉर्ड देने का प्रयास करेगा। दूसरे हमारे थिंकर हैं W.L. वार्नर। इनकी बुक है द सोशल लाइफ ऑफ अ मॉडर्न कम्युनिटी 1941 में आई। इन्होंने ये एम्फसाइज किया कि ऑन सोशल स्टेटस इंस्टेड ऑफ इकोनॉमिक क्लास ही कंसिडर्ड 3 वेरिएबल्स, नेमली एजुकेशन, ऑक्यूपेशन और इनकम as detrimentals of status. Other criteria which determine status are friendship, membership of voluntary groups and leisure activities. He gives similar explanation as that of Parsons doing out of. तो उन्होंने भी क्या किया, जो पार्सन्स ने डेफिनेशन दी थी, पार्सन्स ने जो बात की थी, जो स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट व्यू पार्सन्स ने दिखाया था, वही W.L. वार्नर ने भी दिखाया। बुक का नाम है द सोशल लाइफ ऑफ ए मॉडर्न कम्युनिटी, और उन्होंने ये कहा कि 3 वेरिएबल्स हमारे होते हैं जो कि हैं एजुकेशन। जब भी हम सोशल स्टेटस की बात करते हैं, किस तरीके सोसाइटी में कौन सबसे ऊपर होगा, कौन सबसे नीचे का सोशल स्टेटस ज़्यादा होगा, तो उसके लिए एजुकेशन आपकी क्या है, आपकी ऑक्यूपेशन क्या है और आपका इनकम क्या है, तो ये मेन फैक्टर हो जाते हैं। अभी भी आप देखो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे फैक्टर हो जाते हैं कि आपकी एजुकेशन क्या है, आपका स्टेटस से डिफाइन होता है, आप क्या करते हैं, ऑक्यूपेशन कितना, ऑक्यूपेशन आपका क्या है, या फिर इनकम आपकी कितनी होती है। और फिर कुछ और क्राइटेरिया भी होते हैं, जैसे कि फ्रेंडशिप कितनी है, मेंबरशिप आपकी किन किन ग्रुप्स में है। ठीक है, लेजर एक्टिविटी के लिए कहाँ कहाँ आप जाते हो, आपकी लेजर एक्टिविटीज़ कौन सी होती है। जैसे कि अगर अपर क्लास का आप देखो तो उनकी लेजर एक्टिविटी बड़ी ही अलग होंगी। ठीक है, गोल्फ खेलते हुए नजर आएंगे वो, या फिर ऐसे महंगे महंगे खेल खेलते हुए नजर आएंगे। लेजर टाइम में आप क्या कर रहे हो, और जो हमारे नीचे स्टेटा पे होंगे उनकी लेजर एक्टिविटीज़ बहुत अलग होंगी। आपकी जो मेंबरशिप होगी अलग अलग ग्रुप्स की, वो भी अलग अलग हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, W.L. वार्नर, बुक का नाम है द सोशल लाइफ ऑफ ए मॉडर्न कम्युनिटी, 1941 पे आई थी। नेक्स्ट है डेविस एंड मूर। ठीक है, डेविस एंड मूर भी इंपॉर्टेंट हमारे फंक्शनलिस्ट हैं। ठीक है, बुक का नाम है सम प्रिंसिपल ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, सम प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, जो बुक आई थी 1945 में आई। ठीक है, कौन कौन से हमने स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट थिंकर देख लिए, कोई बताएगा? सर पार्सन्स और डेविस एंड मूर, एक और जस्ट अ सेकंड ना। हेलो, हाँ हाँ
ठीक है। नेक्स्ट है हमारे हैं डेविस एंड मूर, जिन्होंने ये बताया, ये फंक्शनल थ्योरिस्ट हैं हमारे। बुक का नाम है सम प्रिंसिपल ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, बुक आई थी 1945 में। यहाँ पर ही उन्होंने ये बताया कि प्रत्येक सोसाइटी, चाहे कोई भी सोसाइटी हो, तो वो सोसाइटी बिना स्ट्रेटिफिकेशन के नहीं रह सकती, क्योंकि प्रत्येक स्टेटा में हमको डिफरेंशियल रिवॉर्ड्स मिलते हैं, डिफरेंशियल रोल्स होते हैं, ठीक है। और उसी के कारण हमको क्या देखने को मिलेगा, स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलेगा। इनको पढ़ने से पहले इनके एक क्रिटिक हैं, उनका नाम भी याद रखिए, मेलविन ट्यूमिन, ठीक है। मेलविन ट्यूमिन ने जो स्ट्रेटिफिकेशन की थ्योरी किसने दी है, डेविस एंड मूर ने दी है, उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करने का काम किया है, ठीक है। तो मेनली जो इनका मुद्दा है वो इसलिए है कि जो टैलेंट होता है, हर इंसान में टैलेंट नहीं होता, ठीक है। और जो टैलेंट है वो क्या है, स्केयर है, बहुत ज़्यादा कम है। कुछ लोगों के पास ही टैलेंट होता है, जिनके पास टैलेंट होता है, जिनके पास स्किल होती है, तो वो अपने आप ही क्या होते हैं, सोसाइटी के हायर स्टेटा में चले जाते हैं, ठीक है। जिनके पास ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं वो सबसे नीचे स्टेटा में जाते हैं। तो इसके लिए सोसाइटी के फंक्शनलिटी के लिए स्ट्रेटिफिकेशन बहुत ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। और कोई भी इंसान, जब आप सोसाइटी में उसे हायर रिवॉर्ड करोगे, तभी वो ऐसे काम करेगा जो कि कहते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं सोसाइटी के लिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया। मेन बेसिक चीज़ें वो बोलते हैं कि सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन इसलिए है क्योंकि कुछ लोगों के पास अधिक टैलेंट होता है, कुछ लोग ज़्यादा क्या कहते हैं, कैपेबल होते हैं, ज़्यादा कॉम्पिटेंट होते हैं दूसरे लोगों की अपेक्षा। तो इसलिए सोसाइटी उनको क्या करती है, हायर पोजीशन देती है, हायर रिवॉर्ड देती है। और हायर रिवॉर्ड जब देगी तभी वो सोसाइटी में जो काम है वो कर पाएंगे, अच्छे से काम कर पाएंगे। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा ना? जी सर। ठीक है। अब इनके क्रिटिक के रूप में कौन है, मेलविन ट्यूमिन, इनका नाम भी याद रखिए, ठीक है, मेलविन ट्यूमिन। मेलविन ट्यूमिन ने क्रिटिक किया है, क्रिटिसिज्म किया है, इनकी आलोचना की है, किसकी, डेविस एंड मूर की। ट्यूमिन ये बताते हैं कि सोसाइटी में he challenged the claim of Davis and Moore and argued that it is not possible to determine the relative functional importance of various social position in an objective manner। तो आप ये कैसे कह सकते हो कि सोसाइटी के लिए कोई काम इंपॉर्टेंट है, कोई काम इंपॉर्टेंट नहीं है? सोसाइटी के लिए तो सारे ही काम इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल के लिए एक झाड़ू लगाने वाला भी सोसाइटी के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि एक डॉक्टर है, जितना कि एक इंजीनियर है। तो सोसाइटी में आप ऐसा बिल्कुल नहीं कह सकते कि कुछ काम इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ काम इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। सोसाइटी में सारे ही काम इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरी चीज़, ठीक है, जब भी आप ये बात करो कि जैसे एक झाड़ू लगाने वाला है और एक कहते हैं डॉक्टर है, तो दोनों को क्या सेम अपॉर्चुनिटी मिली, क्या सेम ट्रेनिंग उनको मिली? कभी नहीं मिली। तो फिर भी आप ये कैसे कह रहे हो कि सोसाइटी में उनको अधिक रिवॉर्ड मिलना चाहिए, जबकि ये तो एक सही चीज़ नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से ट्यूमिन ने किसकी, फंक्शनल थ्योरी में कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव को जोड़ा है, ठीक। तो ट्यूमिन, अब इसमें कुछ चीज़ें हैं। द लिमिटेशन ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि एक चीज़ ये बात करते हैं लिमिटेशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ की, यानी कि जैसे कि सारे लोग हैं सोसाइटी में, सारे लोगों तक, तो क्या सभी लोगों को समान अवसर दिए जाते हैं किसी भी काम करने को? तो सोसाइटी में ऐसा कभी भी नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए सोसाइटी का बहुत सारा जो टैलेंट है वो क्या हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल के रूप में एक ऐसा स्टूडेंट है जो कि मलिन बस्तियों में रह रहा है और एक ऐसा बच्चा है जो कि बहुत हाई क्लास सोसाइटी में रह रहा है, तो क्या दोनों को अपॉर्चुनिटीज सेम दी जाएंगी? सोसाइटी में दोनों को सेम अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाएंगी, ठीक है। दूसरा होता है स्ट्रेटिफिकेशन हेल्प करता है स्टेटस को इवन व्हेन द स्टेटस को हैज़ बीन तो दूसरी चीज़, जब पार्सन्स बात कर रहे हैं या फिर डेविस एंड मूर बात कर रहे हैं, तो बात कर रहे हैं कि सोसाइटी में स्ट्रेटिफिकेशन क्या करता है, स्टेटस को बनाए रखने का काम करता है, यथास्थिति बनाए रखने का काम करता है। लेकिन वो यथास्थिति क्या तब भी बनी रहनी चाहिए जबकि वो डिसफंक्शनल हो जाए, सोसाइटी में क्या हो, दुष्प्रकारी उसका ज़्यादा हो स्ट्रेटिफिकेशन के कारण? इससे तो ये होगा कि जो प्रिविलेज क्लास है वो क्या करेगी, वो आगे बढ़ते जाएगी, लेकिन जो एग्जिस्टिंग इनक्वालिटीज़ हैं सोसाइटी में वो हमेशा बढ़ती ही जाएंगी, ठीक है। तो इस तरीके से जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो अनजस्ट रिवॉर्ड देता है, यानी कि एक नैतिक या फिर हम कहें एक समान रिवॉर्ड नहीं देता है, ठीक है। ये इंकरेज करता है कि जो लेस प्रिविलेज हैं वो लेस प्रिविलेज ही बने रहें, ठीक है, डिसट्रस्ट स्ट्रेसफुल बने रहें, और इससे क्या होगा, सोशल अनरेस्ट होगा, केओस सोसाइटी में होगा, डिसइंटीग्रेशन सोसाइटी में देखने को मिलेगा, ठीक है। ये क्या है, मेलविन ट्यूमिन किसका क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, किसकी आलोचना कर रहे हैं, डेविस एंड मूर की। आगे देखते हैं, डेविस और मूर ने हाउएवर ट्राई टू डिस्पेल द नोशन ऑफ ट्यूमिन एंड आर्ग्यूड दैट फंक्शनल इंपॉर्टेंस ऑफ पोजीशन कैन बी जस्ट बाय द uniqueness of such positions and the degree to which other positions depend on the particular position. Differential reward are necessary as loss of train is not only in terms of money but also in terms of time and energy. Stratification may be dysfunction in some instance but it is very existent in society to its functional nature. तो इसके अलावा भी अगर हम वैसे अगर एक कंक्लूजन में देखना चाहें तो हालांकि
स्ट्रेटिफिकेशन से कुछ चीज़ें तो क्या होती हैं, स्ट्रेटिफिकेशन से लोग अनइक्वल रिवॉर्ड मिलते हैं, ठीक है, सोसाइटी के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से डिसफंक्शन हमको देखने को मिलती है, लेकिन वहीं पर एक तरीके से एक नेसेसिटी भी है, ठीक है, यानी कि जो अधिक काम करेगा, जो ज़्यादा काम करेगा, जिसके पास ज़्यादा टैलेंट होगा, उसको सोसाइटी अपना क्या कर रही है, एक अपर पोजीशन पे रख रही है और उसको उस तरीके से रिवॉर्ड मिलेंगे। अगर आपको रिवॉर्ड ही नहीं मिलेंगे, आपको पर्टिकुलर आपके काम का जो भी पैसा है या फिर जो भी स्टेटस है वो नहीं मिलेगा, तो कोई भी किस नए इनोवेशन के लिए कोई भी तैयार नहीं होगा। तो इस तरीके से सोसाइटी को एक तरीके से क्या करने का कार्य करता है, फंक्शन बनाने का कार्य करता है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ थिंकर्स हैं जिन्होंने क्रिटिसाइज करने का काम किया है। अपार्ट फ्रॉम ट्यूमिन, डेरेंडाफ वाज आल्सो वन ऑफ द मेजर क्रिटिक्स ऑफ फंक्शनल थ्योरी। राल डेरेंडाफ ही करते हैं कि स्ट्रेटिफिकेशन और कहाँ से आता है, क्लोजली रिलेटेड ट्रिनिटी ऑफ नॉर्म्स, सेंसर और पावर की, ठीक है, जो नॉर्म्स हमने बना दिए हैं, सेंसर बना दिए हैं, पावर बना ली है, तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन, इनके तीनों के ट्रिनिटी के कारण हमको क्या देखने को मिलता है, स्ट्रेटिफिकेशन देखने को मिलता है। इसी तरीके से रिजिडिटी ऑफ कास्ट सिस्टम कैन नॉट बी एक्सप्लेन थ्रू फंक्शनल थ्योरी। तो इस कास्ट, जैसे कास्ट में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा रिजिडिटी है, जहाँ पर कास्ट आप बिल्कुल चीज़ नहीं कर सकते, आपके ऑक्यूपेशन एक तरीके से सेम है, आपकी सारी चीज़ें सेम है, तो उसको भी कोई डेविस और मूर की अगर हम थीसिस देखें तो उसको भी एक्सप्लेन करने का काम नहीं करता है। अगर हम इलाइट रिक्रूटमेंट थ्योरी ये प्रूव करती है कि इलाइट गोवल अप ऑल रिवॉर्ड्स एंड प्रोच्योर द इलाइट रूल, तो इस तरीके से इसके अलावा इलाइट भी क्या करते हैं, जो कि समाज में सबसे उच्च वर्ग पे बैठे हुए हैं, जो कि क्या है, जिनके पास सारे संसाधन हैं, वो भी सारे रिवॉर्ड खुद ले जाते हैं, ठीक है। बैक एंड बॉडीलैट ऑल्सो विजुअलाइज दैट सच फंक्शनल स्ट्रेटिफिकेशन नो लॉन्गर वैलिड एज इनइक्वालिटीज आर नाउ इंडिविजुअलाइज्ड एंड नो क्लियर स्टेट एग्जिस्ट टुडे। और इसके बाद बैक और बॉडीलैट ने ये विजुअलाइज किया कि फंक्शनल स्ट्रेटिफिकेशन अभी कोई वैलिड नहीं है, क्योंकि जो इनइक्वालिटीज़ हैं वो अब ज़्यादा इंडिविजुअलाइज हो चुकी हैं, ठीक है, ज़्यादा व्यक्तिवादी हो चुकी हैं और कोई भी क्लियर स्टेट हमको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। ये क्रिटिसिज्म भी है। और इसके बाद हमने ये भी देखना ना किसने क्या कहा है, ठीक है, और बुक्स का नाम भी याद करना है। पहला हमने पार्सन्स देखा था, उनकी डेफिनेशंस देखी थी। दूसरा W.L. वार्नर की बुक देखी थी, द सोशल लाइफ ऑफ मॉडर्न कम्युनिटी, 1941 पे आई थी। उसके बाद डेविस एंड मूर की बुक देखी थी, जो कि है सम प्रिंसिपल ऑफ सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, 1945 में आई थी। मेलविन और ट्यूमिन, उसके बाद डेविस और मूर को क्रिटिक करते हुए मेलविन और ट्यूमिन आए थे और उन्होंने कहा कि आपको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती सभी को। इसके बाद क्या थे, ये डिसफंक्शनल भी हो सकता है, ठीक है। तो ये हमने कुछ क्रिटिसिज्म किसके देखे थे, डेविस एंड मूर के। इसके बाद हमने देखा था कि राल्फ डेरेंडाफ का क्रिटिसिज्म हमने देखा था कि यह ट्रिनिटी है किसकी, नॉर्म, सेंसर और पावर की। सिमिलरली जब भी हम कास्ट की थ्योरी को देखना चाहें, कास्ट सिस्टम को देखना चाहें, तो उसको भी हम डिफाइन नहीं कर सकते डेविस और मूर के अनुसार, ठीक है। इलाइट रिक्रूटमेंट थ्योरी भी ये प्रूव करती है कि इलाइट बहुत सारे रिसोर्सेज ले जाते हैं, तो ये भी एक अनइक्वल चीज़ है सोसाइटी में। बैकवर्ड बॉर्डनाल ने कहा कि जो अभी फंक्शनल थ्योरी है कोई इसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी इंडिविजुअल जो कहते हैं इनइक्वालिटीज है वो भी ज़्यादा हो चुकी हैं, ठीक है। आगे देखते हैं एल्विन गॉर्डनर का। According to Alvin Gardner, stratification is not inevitable as Davis and Moore predicts, and he criticized them for providing a justification for social inequality. तो एल्विन गॉर्डनर का नाम भी याद रखना कि ये कहते हैं कि जैसे कि डेविस और मूर कहते हैं कि सोसाइटी के लिए जो स्ट्रेटिफिकेशन है यानी कि स्तरीकरण है इनएविटेबल है, यानी कि जिससे कि जिसको कि छोड़ा ही नहीं जा सकता, जो कि ऐसी चीज़ है परम आवश्यक सोसाइटी के लिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके अलावा जोनाथन टर्नर ही कहते हैं कि स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट थ्योरीज सफर फ्रॉम इलेजिटिमेट टीलोलॉजिकल एज अ बिग लॉजिकल प्रॉब्लम। तो जोनाथन टर्नर ही कहते हैं कि जो स्ट्रक्चर फंक्शनलिस्ट थ्योरीज हैं वो क्या होती है, टीलोलॉजिकल एक एक्सप्लेनेशन होता है, ठीक है। कोई बताएगा टीलोलॉजिकल क्या होता है? सर एक ही चीज को रिपीट करना बार बार। और टोटोलॉजिकल कि ये फंक्शन की बात करते हैं, ठीक है। इसको दोबारा देखिए, ठीक है। टीलोलॉजी क्या होती है, टोटोलॉजी क्या होती है। अब है मार्क्सन व्यू। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया होगा? जी सर। हाँ, ऐसे में ज़्यादा समझ में आ रहा है फिर वीडियो से ज़्यादा आ रहा है? ऐसे में सर दोनों में आ जाता सर, यहाँ भी आ ही रहा है। और इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको कहते हैं यूट्यूब पे डाल दी है, ठीक है। वो भी मैं लिंक भेज दूंगा इस क्लास के बाद, या फिर अभी भेज दूंगा। सर एक चीज पूछूं आपसे? हाँ, हाँ जी पूछिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मार्क्सिस्ट व्यू क्या है, ठीक है।
तो मार्क्सिस्ट व्यू क्या होता है, मार्क्सिज्म हम क्या बात करते हैं, तो मार्क्सिस्ट का जो मेनली व्यू है वो हमेशा ये बात करता है समाज में दो ब्रॉड स्टेटा होते हैं, ठीक है, दो बड़े स्तर होते हैं, एक तो हैव्स, दूसरे हैव्स नॉट, ठीक है। और जब हम इनको दोनों को मिला के कहेंगे तो हम कहेंगे कि ये क्या करते हैं, सोसाइटी एक सिस्टम बनाने का काम करते हैं और हमेशा एंटागोनिज्म में रहते हैं, एक दूसरे के हमेशा विरोध में रहते हैं, ठीक। और मार्क्सिस्ट आइडिया में जो हमारे मेन कंसेप्शन है मार्क्सिस्ट आइडिया के, वो है डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म, अनइक्वल कंट्रोल ओवर फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन, कॉन्सिक्वेंट क्लास फॉर्मेशन। तो ये कुछ हमारे मार्क्स के टर्मिनोलॉजी हैं, ठीक है। जो प्रत्येक मोड ऑफ प्रोडक्शन होता है, ठीक है, उसमें जो माइनॉरिटी होता है वो उसके पास मीन्स ऑफ प्रोडक्शन अधिक होता है। माइनॉरिटी में कौन रहते हैं हमेशा से, अगर हम कैपिटलिस्ट सोसाइटी में बात करें तो कौन माइनॉरिटी में है? सर हैव्स, जिनके पास सारा वो है, हाँ, उनको क्या कहते हैं? बुर्जुआसी। बुर्जुआसी हमेशा माइनॉरिटी में रहते हैं, ठीक है। माइनॉरिटी क्या करते हैं, मेजोरिटी का शोषण करने का कार्य करते हैं। सोसाइटी हमेशा दो स्टेटा में डिवाइड होती है, हैव्स और हैव्स नॉट, यानी कि रूलिंग और रूल्ड क्लास, ठीक। हैव्स नॉट को हम सब्जेक्टिव क्लास भी कहते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव क्लास पे, सब्जेक्टिव क्लास किसे कहेंगे, हैव्स नॉट और दी सब्जेक्टिव क्लास जिसपे कि रूल किया जा रहा है। और अगर हम दोनों को मिला देंगे कहीं पर तो उन दोनों को हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव क्लास, ठीक। स्ट्रेटिफिकेशन इन मोस्ट एक्यूट इन कैपिटलिज्म, तो स्ट्रेटिफिकेशन सबसे हमको देखने को मिलता है, एक्यूट किस में देखने को मिलता है, कैपिटलिज्म में देखने को मिलता है। पावर ऑफ रूलिंग क्लास कहाँ से ड्राइव होती है, क्योंकि उनके पास क्या है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिसमें कि दो चीज़ें हमारी शामिल होती है, कौन सी, फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन और रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। एंड एक्सप्लोर द सब्जेक्टिव क्लास, सब्जेक्टिव क्लास को एक्सप्लोर कर रहा है, मतलब किसको एक्सप्लोर करने का काम कर रहा है, प्रोलेटेड को एक्सप्लोर करने का काम कर रहा है। ओनली व्हेन द फोर्स ऑफ प्रोडक्शन आर कॉमनली ऑन, जबकि जो सारे संसाधन क्या होंगे सभी के पास होंगे तभी ये सारी चीज़ें दूर हो पाएंगी, तभी स्ट्रेटिफिकेशन दूर हो पाएगा। ये जो सेंटेंस है, सेम सेंटेंस ये पेपर पे आ चुका है, ओनली व्हेन द फोर्स ऑफ प्रोडक्शन, या फिर यहाँ पर लिखा होगा मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर कॉमनली ऑन द क्लास विल डिस्पेयर देयर बाय ब्रिंगिंग एन एंड टू द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ ऑपरेशंस बाय सम बाय द अदर्स। ये आया था असर्शन और रीजन में, ठीक है। अभिकथन और कारण पे ये सेम कोटेशन आ चुका है। From Marxist perspective, system of stratification is derived from the relations of social groups to the force of production. Units of strata are defined as classes. ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बात करते हैं, जो भी स्टेटा का जो यूनिट है वो यहाँ पर होती है क्लास, मार्क्सिस्ट टर्मिनोलॉजी में, ठीक। अ क्लास एक ऐसा सोशल ग्रुप जो कि कुछ ना कुछ जिनके क्या हो, सेम रिलेशंस हो और सेम फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन हो। और जो क्लासेस के बीच में जो रिलेशंस होता है वो क्या होता है, म्यूचुअल डिपेंडेंस का होता है और कॉन्फ्लिक्ट का होता है, ठीक है। क्लास के बीच में कैसा रिलेशन होता है, एक तो म्यूचुअल डिपेंडेंस, अगर देखो अगर प्रोलेटेड नहीं होंगे तो बुर्जुआसी भी नहीं होंगे, बुर्जुआसी नहीं होंगे तो प्रोलेटेड भी नहीं होंगे, अगर दोनों ही नहीं होंगे तो सिस्टम भी नहीं होगा, ठीक है। और दोनों होंगे तो दोनों हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, एक आयरनी हमको देखने को मिलती है कि दो क्लासेस है और हमेशा से म्यूचुअल डिपेंडेंस भी उनकी है और उनमें कॉन्फ्लिक्ट भी रहता है, शांत सिस्टम भी बनाने का कार्य करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ में लिखी हुई है कि फॉर एग्जांपल प्रोलेटेड लेबर डिपेंड्स ऑन कैपिटलिस्ट फॉर वेज एंड कैपिटलिस्ट डिपेंड ऑन लेबर फॉर वर्क इन फैक्ट बट दिस डिपेंडेंस नॉट इन सिमेट्रिकल रेसिप्रोसिटी टर्म्स एंड करंट्स ऑफ एंटागोनिज्म एग्जिस्ट। अब क्योंकि ये दोनों जो रिलेशनशिप है वो हमको सिमेट्री में नहीं देखने को पड़ती है, दोनों रेसिप्रोसिटी मतलब होता है कि गिव एंड टेक, ठीक है, दोनों के बीच में बराबर गिव एंड टेक नहीं होता है, तो इसके कारण हमको अनइक्वल रिलेशन देखने को मिलते हैं, एंटागोनिज्म में देखने को मिलता है। आगे देखते हैं, तो इसलिए सोसाइटी दो ग्रुप्स में हमको देखने को मिलती हैं जो कि हैव्स और हैव्स नॉट, ठीक। फ्रॉम मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव सिस्टम ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन डिराइव्ड फ्रॉम, तो क्या है, क्लास किस तरीके से हमको डिफाइन कर सकते हैं, एक ऐसा सोशल ग्रुप वहाँ पर जो मेंबर्स करते हैं सेम रिलेशन शेयर करते हैं और फोर्स ऑफ रिलेशन शेयर करते हैं, ठीक। अब एक कॉन्सेप्ट है अंडर क्लास का, ठीक है। हमने मार्क्स में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, ठीक, जो सबसे लोअर लेवल पे जो क्लास होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जो प्रोलेटेड से भी नीचे हैं, कोई भी बता सकता है। मार्क्स का अगर आपने लेक्चर किया होगा तो मार्क्स बोलता है ना कि एक तो बुर्जुआसी है, बुर्जुआसी और क्या टर्म, हाँ, लंपन प्रोलेटेड। तो ये जो अंडर क्लास का टर्म है ना, ये लंपन प्रोलेटेड से रिलेटेड ही है, उसके सिमिलर है, ठीक है, सिमिलर कॉन्सेप्ट इसका है। ये कॉन्सेप्ट दिया था
चार्ल्स मूरे ने, ठीक है, चार्ल्स मूरे करके एक इंसान थे जिन्होंने अंडर क्लास का कॉन्सेप्ट दिया है, ठीक है, और ये लगभग लगभग सेम है किससे, लंपन प्रोलेटेड से। द कॉन्सेप्ट इज यूज्ड बाय न्यू लिबरल, जो हमारे सोशलॉजिस्ट हैं उनके द्वारा यूज किया गया है, ठीक है, और ये टर्म दिया है चार्ल्स मूरे ने। अकॉर्डिंग टू हुम ये ऐसा स्टेटा होता है जहाँ पर कि अनइक्वल इकोनॉमिक और मिसप्लेस्ड गवर्नमेंट पॉलिसीज के कारण हमको एक ऐसा ग्रुप दिखाई देता है जो कि बिल्कुल ही बेसहारा है, जिसके पास कुछ भी संसाधन नहीं है, ठीक है। मेनली किससे हम सिमिलर मानते हैं इसको, किस लंपन प्रोलेटेट्स, और बहुत सारे रिसर्चर्स इसे मानते हैं कि जो माइनॉरिटी ग्रुप हैं, वुमेन्स हैं आदि इसके पार्ट हैं, ठीक, क्योंकि मैक्सिमम होता है कि जो माइनॉरिटी ग्रुप हैं या फिर वुमेन्स हैं वो ज़्यादा के अंडर क्लास के अंतर्गत हम रखते हैं। तो इस तरीके से हमने ये सारी चीज़ें देखी और मार्क्स ने किस तरह से कॉन्स्प्लाइज किया कि दो क्लासेस हमारी होती हैं, हैव्स और हैव्स नॉट, और इसके बाद इंटरमीडिएट स्टेटा भी हमको देखने को मिला, जैसे कि पेटाइट बुर्जुआ, ठीक है, पेटाइट बुर्जुआ मतलब जो बुर्जुआ और प्रोलेटेट के बीच में है, ठीक है, जैसे कि एक डॉक्टर है जिसका खुद का क्लिनिक है तो वो पैटी बुर्जुआ में आ जाएगा क्योंकि बहुत बड़ा पूंजीपति भी नहीं है और प्रोलेटेड में भी नहीं है, ठीक है, जो मिडिल का स्टेट है, और लंपन प्रोलेटेड जो प्रोलेटेड से भी नीचे है। तो दो ही और क्लास हमने बताई। और मार्क्स का ये ऑप्टिमिस्टिक व्यू था, एक यूटोपियन आइडिया था, या फिर कहें कि एक होप थी उसके पास कि क्लास स्ट्रगल भविष्य में होगा और एक ऐसी सोसाइटी हम लेके आएंगे जहाँ पर कि क्या नहीं होगा, कोई भी स्ट्रेटिफिकेशन हमको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक। मार्क्स ये रिगार्ड करता है कि स्ट्रेटिफिकेशन एक ऐसा मैकेनिज्म है जहाँ पर कि एक ग्रुप दूसरे को एक्सप्लॉइट करने का कार्य करता है। The Marxist was extended by other scholars as well as who visualized the presence of such data in every institution. The stratification is perpetuated by elite capture and high entry barriers to upper stratum. Some scholars are Wallerstein, ठीक है, वॉलस्टीन ने आगे बढ़ाया था। कौन सी थ्योरी है वॉलस्टीन की? बहुत सारे वॉलस्टीन ने कौन सी थ्योरी दी है? वर्ड सिस्टम थ्योरी, ठीक है। इसके बाद वेबर का स्ट्रेटिफिकेशन, अभी थोड़ी देर पहले हम क्लास में पढ़ चुके हैं कि क्या उसने बात की थी, क्लास स्टेटस और पार्टी के बारे में बात की थी, ठीक। स्ट्रेटिफिकेशन में हम जब भी बात करेंगे तो मार्क्स ने जैसे कहा था ना कि इकोनॉमिक के कारण ही क्लास बनती है, लेकिन जो हमारे वेबर हैं, मैक्स वेबर हैं, उन्होंने कहा सिर्फ इकोनॉमी ही इंपॉर्टेंट नहीं होती बल्कि और सारी चीज़ें भी इंपॉर्टेंट होती है, किस तरीके से आपकी सोसाइटी में क्या स्टेटस आपका है, कि क्या आपकी प्रेस्टीज है, तो उसके कारण भी क्या होती है, आपका स्ट्रेटिफिकेशन हमको देखने को मिलता है। उस तरीके से हमने देखें तो किस तरीके हम यहाँ पर देखेंगे कौन कौन से क्लास इन्होंने बताए हैं। तो मैक्स वेबर ने पहली क्लास कौन सी बताई थी? प्रॉपर्टीड अपर क्लास। दूसरी उन्होंने बताई थी प्रॉपर्टी लेस वाइट कॉलर। थर्ड उन्होंने बताई थी पेटी बुर्जुआ, और फिर मैनुअल वर्किंग, ठीक है। तो वेबर के क्लास के टाइप याद करने हैं, प्रॉपर्टीड अपर क्लास, प्रॉपर्टी लेस वाइट कॉलर, पेटी बुर्जुआस और मैनुअल वर्कर्स। तो इन चार तरीकों से उन्होंने क्या है क्लास को डिफाइन करने का काम किया है, ठीक है। लाइफ चांसेस वर्ड की भी हमने बात की थी। लाइफ चांसेस मतलब होता है कि कितने आपको रिसोर्सेज और अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, और लाइफ स्टाइल क्या होती है, आपका वे ऑफ लिविंग, आप रह रहे हो, ठीक है, वे ऑफ लिविंग जिसे हम कहते हैं। नेक्स्ट है मार्क्स और वेबर का क्लास का क्या कंपैरिजन हम देखते हुए हैं, ठीक। यहाँ पर अगर हम मीन्स ऑफ प्रोडक्शन वर्ड ज़्यादा यूज करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। क्लास इज द ओनली फॉर्म ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन इन सोसाइटी बेस्ड ऑन ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या फिर फोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन। तो जब भी हम मार्क्स की बात करेंगे तो मार्क्स के लिए सिंपल क्या चीज़ इंपॉर्टेंट आती है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन के साधन किसके पास हैं वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। अगर वेबर की बात करें तो वेबर ने न सिर्फ यहाँ पर क्या है इकोनॉमी चीज़ें ली हैं, बल्कि उसने और सारी चीज़ें भी ली हैं, किस तरीके से आपकी इकोनॉमी इसकी किस प्रकार से होती है, आपकी पार्टी स्टेटस और पार्टी भी उसमें शामिल होती है, यानी कि उसका जो क्लासिफिकेशन वो थोड़ा सा ब्रॉड है, ठीक है, ट्रिपटाइड मॉडल से कहते हैं। मार्क्स के अनुसार केवल दो क्लासेस होती हैं मेनली, हैव्स और हैव्स नॉट। वेबर के अनुसार चार क्लासेस होती हैं, जैसे कि हमने देखा प्रॉपर्टीड अपर क्लास, प्रॉपर्टी लेस वाइट कॉलर, पेटी बुर्जुआ और मैनुअल वर्कर। मार्क्स के लिए फॉर मार्क्स क्लास हैज टू अंडरस्टैंड द फ्रेमवर्क ऑफ इंडिविजुअल पोजीशन, किस प्रकार से इंडिविजुअल पोजीशन होता है स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्शन में, ठीक है। और दूसरा वेबर के लिए इंडिविजुअल पोजीशन और किस तरीके से मार्केट में किस तरीके से पोजीशन है वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। मार्क्स ने ओनरशिप और नॉन ओनरशिप के तरीके से देखा है, और यहाँ पर सिर्फ ओनरशिप और नॉन ओनरशिप भी नहीं होता और सारी चीज़ें भी होती हैं, बाकी ये सारी चीज़ें सेम ही लगभग अलग तरीके से दिखाई गई, ठीक है। और इसने कहा कि जो इंटरमीडिएट क्लास विल पोलराइज एज कैपिटलिज्म मैच्योर्स। तो यहाँ पर हमको सिर्फ जो इंटरमीडिएट क्लास है, कौन सी क्लास है, पेटी बुर्जुआ है और
जो हमारी नीचे है लंपन प्रोलेटेड, तो पोलराइज हो जाएंगी, पैटी बुर्जुआ बुर्जुआ बन जाएंगी और लंपन प्रोलेटेड प्रोलेटेड बन जाएंगी। तो सोसाइटी में लास्ट में सिर्फ 2 ही क्लास बनेंगी। लेकिन जब भी क्या होगा, कैपिटलिज्म मैच्योर होगा, कैपिटलिज्म आगे बढ़ेगा, तो फिर ऐसी स्थिति आएगी। लेकिन वेबर ने ऐसा कुछ नहीं कहा है, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोलेटेड विल यूनाइट एंड विल लीड टू प्रोलेटेड रेवोल्यूशन लीडिंग टू, तो लास्ट में क्या हो जाएगा, कम्युनिज्म आ जाएगा। लेकिन वेबर ने यहाँ भी ऐसा कुछ नहीं कहा कि कम्युनिज्म आएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, ठीक है। तो ये मार्क्स और वेबर की अलग अलग चीज़ें थी। अब नेक्स्ट है, वेबर ने एक टर्म दिया था स्टेटस ग्रुप का, ठीक। स्टेटस ग्रुप क्या होते हैं? स्टेटस ग्रुप differ from class in being category. Weber said that status situation determined by positive और negative social estimation of honor, कि क्या आपको कितना सम्मान मिल रहा है, तो उसी के अनुसार स्टेटस ग्रुप बनता है, ठीक है। सोशल स्टीम का एक इफेक्टिव क्लेम के रूप में हम देख सकते हैं। इसके बाद है पार्टी, और पार्टी पे 2 चीज़ें याद रखें कि वेबर ने 2 तरीके की पार्टी बताई हैं, ठीक है। इस सिंपल 1 लाइन में याद रखना कि पार्टी के 2 टाइप हमने बताए हैं। पहली तो पार्टीज ऑफ पैट्रोनेज और दूसरी पार्टीज ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। और पार्टीज क्या होती हैं? पार्टीज पॉलिटिकल ऑर्डर में हमको पाई जाती हैं, और ये भी स्ट्रगल करती हैं किसके लिए? डोमिनेशन के लिए स्ट्रगल करती हैं। या फिर इनके मॉडल में हम देखते हैं, एक तो क्लास, स्टेटस, पार्टी, ठीक है। पार्टी के 2 टाइप, पार्टीज ऑफ पैट्रोनेज और पार्टीज ऑफ प्रिंसिपल। ये नोट कर लिया होगा। अकॉर्डिंग टू सेलिया हेलर, on one hand Weber said that economic order and status group are different, and on the other hand he said that they were very often correlated। तो एक तरीके से जो इकोनॉमिक ऑर्डर है और स्टेटस ग्रुप है वो एक तरीके से तो डिफरेंट होता है, जैसे वेबर कहते हैं, लेकिन हालांकि वो क्या होता है, एक तरीके से कोरिलेटेड भी होता है। उल्लिख बेक की बुक का नाम है रिस्क सोसाइटी। इस बुक पे क्वेश्चन आ चुका है। वो ये कहते हैं कि आज की जो इनक्वालिटीज़ हैं वो रिस्क पोजीशन, किसका कितना रिस्क है उसके अनुसार उसकी हमको क्या देखने को मिलती है, इनक्वालिटी देखने को मिलती है। और बेक एंड बॉडीलार्ड ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है? इंडिविजुअल इनक्वालिटी का कॉन्सेप्ट दिया है। तो ये भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आज की जो क्लास थी यहाँ तक आपने नई चीज़ें सीखी होंगी। जो इसके बाद नया है, जैसे डायमेंशन और सोशल स्ट्रेटिफिकेशन, क्लास, स्टेटस ग्रुप, जेंडर, एथेंसिटी एंड रेस, इसको भी हम कर लेंगे, ठीक है, जल्द ही। ओके सर, ठीक है, अभी के लिए इतना ही करते हैं, और थोड़ी देर में आज ही के दिन इसको कंप्लीट करेंगे। कोई दिक्कत है किसी को? सर पहले टाइमिंग पहले बता देना। हाँ, 3 बजे से करेंगे अभी, ठीक है। ओके। ताकि ये कंप्लीट हो जाए सोशल स्ट्रेटिफिकेशन वाला। कोई डाउट होता है तो ग्रुप में आप देख सकते हैं, भेज सकते हैं अभी। चलो, सर थैंक यू सो मच। ना हाँ, उनका जो ट्रिपल टाइल मॉडल है उसके अंदर हमने 3 चीजों कौन सी किन की बात की जो अभी बता। अभी आपने वेबर वाला पढ़ा? नहीं। हाँ, तो वेबर वाली क्लास पढ़ी है, उसमें बहुत डिटेल से होगा ना। ओके ओके ठीक है, ओके सर। ओके, ठीक है, बाय। मिलते हैं 3 बजे। ओके।